सो एवरीवन वेलकम बैक। तो भाई आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं टीएस ग्रेवाल सॉल्यूशंस को। तो इंट्रोडक्शन मेरे को तुम्हारे को देनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर तुम्हारे पास ओल्ड बुक है, मान लो तुम्हारे पास टीएस ग्रेवाल की न्यू बुक नहीं है, 2025 वाली नहीं है, तुम्हारे पास है 2024 वाली, तो फिर तो बहुत बढ़िया यार, पूरी प्लेलिस्ट तुम्हारे लिए बनी हुई है। ठीक है, ये वाली प्लेलिस्ट ढूंढ लेना। ठीक है, ऊपर तुम्हारे को नाम भी दिख रहा है प्लेलिस्ट का, यूट्यूब पे सर्च बॉक्स में सर्च बार में डालोगे तुम्हें पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अब पॉइंट ये है, अगर किसी के पास न्यू एडिशन है 2025 का, तो उनके लिए ही मैं न्यू वीडियोस डाल रहा हूँ। तो न्यू वीडियोस में क्या होगा, मैं ओल्ड वीडियोस जो एज इट इज है उनकी हेल्प लूंगा एडिटिंग के थ्रू, और जो भी नए चेंजेस हैं, ठीक है, वो चीज़ें मैं नई बनाकर, मतलब अगर कोई न्यू क्वेश्चन है तो वो मैं ऑब्वियसली नया वीडियो उसका नया सोल्यूशन डालूंगा और इनकॉर्पोरेट कर दूंगा। तो ओल्ड एडिशन है तो ये वाली प्लेलिस्ट फॉलो कर लो, न्यू एडिशन है तो नई वाली प्लेलिस्ट फॉलो करना। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जैसे तुम नेविगेट कैसे करोगे, अब मैं क्या करूंगा, लॉन्ग वीडियोस डालूंगा, एक में ही 5-6 क्वेश्चन डाल दूंगा, तो तुम नेविगेट कैसे करोगे वो चीज़ मैं तुम्हें ज़रा बताता हूँ। ठीक है, इसको ज़रा पॉज करो। नेविगेट करोगे तुम क्वेश्चंस के थ्रू, जैसे एक वीडियो में 5 क्वेश्चन है तो टाइम स्टैम्प्स के थ्रू यहाँ पर तुम्हारे को लिखा हुआ दिख जाएगा टाइम स्टैम्प। ठीक है, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, ऐसे करके तुम्हारे को क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन 1 लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, तो ये मिल जाएगा। दूसरी चीज क्या है, तुम्हें ना डिस्क्रिप्शन भी मिल जाएगी। ठीक है, जैसे मान लो अगर तुम्हें टाइम स्टैम्प चाहिए तो ये तुम्हारे पास डिस्क्रिप्शन आएगी वीडियो की। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में तुम यहाँ पर मोर पे क्लिक कर देना। ठीक है, तो और नीचे जाओगे, नीचे जाते जाओगे। ठीक है, वैसे बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये देखो, ये तुम्हारे को टाइम स्टैम्प दिख गए ना, कौन से मिनट पे क्या चीज़ है, ये चीज़ तुम्हारे को दिख जाएगी। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन पे भी टाइम स्टैम्प्स अवेलेबल होते हैं, और अदरवाइज तुम वीडियो को नेविगेट करके भी क्वेश्चंस को ढूंढ सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अगेन जर्नल का क्वेश्चन है, अलग अलग टाइप्स हैं। यहाँ पे कह रहे हैं ट्रांजेक्शन्स रिलेटिंग टू पेमेंट्स ऑन अकाउंट एंड पेमेंट इन सेटलमेंट। देखो ऑन अकाउंट और इन सेटलमेंट, कभी कभी खाली सेटलमेंट वर्ड भी आ जाता है, कभी कभी इन सेटलमेंट वर्ड आ जाता है, मतलब सेम है। ऑन अकाउंट का मतलब होता है कि इंस्टॉलमेंट में पैसा आया है, अभी बाकी पैसा आ जाएगा। देखो ऑन अकाउंट का मतलब समझ लो, ऑन अकाउंट का मतलब होता है अकाउंट में पैसे आए, बैंक अकाउंट में पैसे, ये मतलब नहीं होता। ठीक है, ऑन अकाउंट का मतलब ये नहीं कि बैंक अकाउंट में पैसे आए। कई बार स्कूल टीचर्स इसको बैंक अकाउंट में पैसे लिखवा देते हैं। ठीक है, आप कैश अकाउंट लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप टीएस ग्रेवाल की इलस्ट्रेशन देखो, ऑन अकाउंट में कैश अकाउंट लिखा हुआ है। ठीक है, ऑन अकाउंट का मतलब है कि इंस्टॉलमेंट में पैसा है, बाकी पैसा आ जाएगा। इन सेटलमेंट का मतलब है कि सेटल हो गई बात, सेटल हो गई मतलब आगे कोई बातचीत नहीं है, यानी कि जो भी पैसा नहीं आया वो बाद में नहीं आएगा, डिस्काउंट हो गया। समझ में आया? जो भी पैसा आपको नहीं मिल रहा वो आगे भी नहीं मिलना, क्योंकि सेटल हो गई बात, डिस्काउंट मिल गया। तो ऑन अकाउंट वाले आंसर में डिस्काउंट अकाउंट नहीं खुलता, सेटलमेंट वाले आंसर में डिस्काउंट अकाउंट खुलता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है इन क्वेश्चंस को करते टाइम। पहला पार्ट देखो, कह रहा रिसीव्ड 5850 फ्रॉम मुकेश इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट फॉर 6000। मिलने तो 6000 चाहिए थे, लेकिन 6000 नहीं मिले, थोड़े से पैसे कम मिले। तो जितने पैसे कम मिले, यानी कि 150 रुपीज़ कम मिले, वो आपका क्या हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा। आया समझिए, 150 क्या हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, रिसीव 5850 फ्रॉम गौरव ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट मतलब 5850 मिल गए, बहुत बढ़िया, कैश अकाउंट में 5850 आए हैं, बाकी बाद में आएंगे। ठीक है, तो जर्नल जब आप लिखोगे ना तो कम वाला अमाउंट लिखते हैं हमेशा। ऑन अकाउंट वाली ट्रांजेक्शन में लोअर वैल्यू, जैसे इसमें 2 वैल्यू गिवन है, 6000 5850। डिस्काउंट अकाउंट तो खुलेगा नहीं क्योंकि ऑन अकाउंट लिखे, तो आपके आंसर में 5850 वाली वैल्यू देखेगी। फिर कहते हैं रिसीव फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड। ये लैंग्वेज जैसे ही तुम रीड करो तुम्हारे दिमाग में आनी चाहिए बैड डेट्स। ठीक है, ये लैंग्वेज रीड करते ही फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड 60 पैसा, माइंड में आता है बैड डेट्स। देखो अब 60 पैसे इन रुपी बोले, 50 पैसे इन रुपी बोले, ये परसेंटेज की बात कर रहा है। 60% पैसा मिला, 50% पैसा मिला, ये पैसा इन रुपी मतलब परसेंटेज। ठीक है, तो कह रहे हैं 60% पैसा मिला फ्रॉम द ऑफिशियल रिसीवर ऑफ हरी। हरी से 6000 लेने थे, लेकिन 6000 नहीं मिले, कितने मिले, 60% पैसा मिला। तो जो 40% नहीं मिला, अब यहाँ पे माइंड में ये आ सकता है कि यार वो डिस्काउंट क्यों नहीं हुआ। देखो डिस्काउंट क्या होता है, रजामंदी से होता है, परमिशन से होता है। सेटल का मतलब है हमसे बातचीत करके हम अग्री करें, हमने यहाँ पर अग्रीमेंट किया है, हम मान गए तेरी बात कि डिस्काउंट ले ले। लेकिन यहाँ पे हरी से हम माने नहीं है, हम मांग रहे हैं पैसे, हम उससे हम चाहते हैं पैसे दे दे, वो फिर भी नहीं दे रहा, तो इसको बोलते हैं बैड डेट्स। यही अगर हम मान जाते कि अच्छा चल कोई बात नहीं, सेटल वर्ड लिखा होता तो डिस्काउंट। ठीक है, दोनों में फ़र्क है, ध्यान से फ़र्क को समझो। ठीक है, हालांकि फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ही नुकसान है, नॉमिनल अकाउंट का नेचर है दोनों के लिए, बट मीनिंग डिफरेंट है।
नेक्स्ट है पेड 2880 टू मोहन इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट फॉर 3000। देने 3000 थे, कम पैसे दिए तो फायदा होगा, यहाँ भी डिस्काउंट अकाउंट ओपन होगा। फिर है पेड 2880 टू ब्रिज ऑन हिज अकाउंट। ऑन हिज अकाउंट मतलब बाकी पैसे बाद में देंगे, बाकी पैसे बाद में देंगे, तो डिस्काउंट अकाउंट ओपन यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। एक एक करके अब इसकी जर्नल एंट्री लिखेंगे। ऑलराइट, तो एक तो हेडिंग लिखना है यार, इन द बुक्स ऑफ। ठीक है, ओनर का नेम गिवन हो तो इन द बुक्स ऑफ जरूर लिखते हैं। प्रॉपर फॉर्मेट जर्नल का ड्रॉ कर लेना। पहला पॉइंट देखो, रिसीव्ड 5850 फ्रॉम मुकेश। देखो पैसा रिसीव कर रहे हैं तो कैश अकाउंट डेबिट। एक चीज और सुन लो, कैश के साथ अब डिस्काउंट कहाँ जाएगा, डेबिट में क्रेडिट में। याद रखना अगर कैश डेबिट तो डिस्काउंट अकाउंट इज ऑल्सो डेबिट। ठीक है, डिस्काउंट अकाउंट भी डेबिट। यहाँ पर आप चाहे तो डिस्काउंट अलाउड भी लिख सकते हो। ठीक है, डिस्काउंट अलाउड लिखो या खाली डिस्काउंट लिखो, बात एक ही है। तो कैश डेबिट, कैश के साथ साथ चलता है डिस्काउंट, कैश और डिस्काउंट साथ साथ चलते हैं, याद रखना। ये डेबिट डिस्काउंट डेबिट टू मुकेश। मुकेश से कितने पैसे लेने थे, 6000 रुपये। ठीक है, मुकेश से लेने थे 6000 रुपये, मिले कितने 5850। तो 150 रुपये नहीं मिले ना, इनका डिफरेंस देखो, 150 रुपये जो नहीं मिले ये डिस्काउंट अपना हो जाएगा। ठीक है, अब आप चाहे तो मुकेश लिखें या फिर मुकेश अकाउंट लिखें। ठीक है, कुछ स्कूल्स में अकाउंट वर्ड लिखवाते हैं तो अपॉस्ट्रोफी लगा देना अगर अकाउंट वर्ड लिखना। अगर अकाउंट नहीं लिखना तो ऐसे लिखो, पर्सनल नेम खाली लिखो बिना अकाउंट के। ठीक है, ऐसे भी लिखोगे तो भी फुल मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखो, अच्छा नरेशन में नहीं लिखता, नरेशन का मैं बता देता हूँ यार, आप नरेशन खुद लिख लो ना, अपनी लैंग्वेज में लिखो। अब जैसे इसकी नरेशन लिखनी है, बीइंग कैश रिसीव्ड। ठीक है, बीइंग कैश रिसीव्ड 5850। ठीक है, इतना भी लिख दोगे ना नंबर मिल जाते हैं। ठीक है, नरेशन में टेंशन मत लो, नरेशन में हमेशा नंबर मिलता है। क्वेश्चन की लैंग्वेज उठाकर यहाँ पर लिख दो, बस बीइंग वर्ड से स्टार्ट करनी है, कुछ भी लिख दो, नरेशन लिख कर आना, नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो ऑन अकाउंट वाली, तो नेक्स्ट देखते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू गौरव। ठीक है, गौरव से कितना पैसा मिल रहा है, टू गौरव कितना पैसा मिल रहा है 5850। ऑन अकाउंट लिखा है ना तो कम वाला लोअर वैल्यू लिखते हैं, दो वैल्यूज गिवन है 6000 और 5850, तो लोअर वैल्यू आपको यहाँ पर लिखनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, रिसीव फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड। ये मैंने बताया आपको बैड डेट्स वाला क्वेश्चन है। ठीक है, बैड डेट्स वाला क्वेश्चन है। कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, खर्चा देखते ही डेबिट, तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। हरी से पैसे लेने। ठीक है, हरी से कितना पैसा लेना है, 6000 लेने। ठीक है, और कितना पैसा मिलेगा, 60 पैसा, मतलब 6000 का 60% निकालो, तो 6000 का 60% क्या होता है, ठीक है 3600 रुपीज़ मिलेंगे। बाकी डिस्काउंट नहीं दे रहा मैं मांग रहा हूँ पैसे और नहीं मिल रहे, इसीलिए इसको नुकसान भी बोलते हैं और बैड डेट्स बोलेंगे यहाँ पर। आई बात समझ में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमसे कह रहा है पेड 2880, आप पे कर रहे हैं। अगर तुम किसी को पे करो तो कैश जा रहे, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट या फिर एसेट कम होने पे क्रेडिट, कोई भी रूल आप कर रहे हो तो कैश अकाउंट क्रेडिट। कैश और डिस्काउंट साथ साथ चलता है, जैसे मैंने तुम्हें फर्स्ट पॉइंट में बताया, कैश और डिस्काउंट साथ साथ चलता है। कैश डेबिट, डिस्काउंट डेबिट, कैश क्रेडिट, डिस्काउंट क्रेडिट। ठीक है, कैश और डिस्काउंट साथ साथ चलेगा, याद रखना पूरी जर्नल एंट्री में हर जगह। ठीक है, तो कितना पेड कर रहे हैं, पेड 2880, तो 2880 पे कर रहे हैं, मोहन को पे कर रहे हैं, और मोहन को देने कितने थे, 3000। ठीक है, 3000 देने थे तो इतने दे दिए, तो 120 रुपये नहीं दिए ना, तो ये हमारा फ़ायदा हो गया, हमारे को डिस्काउंट मिल गया। क्रेडिट और इनकम एंड गेन्स, नॉमिनल अकाउंट वाला रूल लग रहा है। आई बात समझ। नेक्स्ट देखो भाई, अब ऑन अकाउंट है पेड टू ब्रिज, तो टू कैश अकाउंट और ब्रिज को करेंगे डेबिट। ठीक है, ब्रिज को करेंगे डेबिट, और कम वाला वैल्यू लिखना है, दो वैल्यूज गिवन है। ऑन अकाउंट जब भी क्वेश्चन में लिखो कम वाला वैल्यू आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, यहाँ पे डिस्काउंट नहीं है, बाकी पैसे हम बाद में चुका देंगे। ठीक है, तो कंप्लीट सोल्यूशन आपको दिख रहा है, मैं जूम आउट कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपको कंप्लीट सोल्यूशन साफ साफ दिख जाए। ऑलराइट, तो बढ़ेंगे अब आगे, और इसमें आपको थोड़ा ध्यान से समझना है, आपको नई नई टर्म सीखने को मिलेंगी। न्यू है, मुश्किल नहीं है। ठीक है, थोड़ा नया लग सकता है लेकिन मुश्किल नहीं है, मैं अच्छे से समझाऊंगा, ध्यान से सुनना, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। तो कह रहा है भाई, पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट ऑन 31 मार्च। पॉइंट नंबर 1 है इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव। देखो, अगर आपको कभी भी इनकम जनरेट होगी, इंटरेस्ट ड्यू मतलब मिलना तो चाहिए था लेकिन मिला नहीं है, तो इसको बोलते हैं अक्रूड। ठीक है, तो यहाँ पे अक्रूड इंटरेस्ट बोलेंगे। ठीक है, अक्रूड इंटरेस्ट। तो आपको ये समझना है कि इसका नेचर क्या है,
एसेट नेचर है। एसेट नेचर इसलिए क्योंकि पॉजिटिव चीज है, फ्यूचर में पैसा मिलेगा, अभी नहीं मिला तो मिलेगा, बाद में मिलेगा, तो अक्रूड इंटरेस्ट नेचर क्या है, एसेट है। अभी जस्ट मैं डिस्कस कर रहा हूं क्वेश्चन को, बाद में इसकी जर्नल समझा दूंगा। तो पहले क्वेश्चन का मीनिंग समझ लेते हैं। फिर कह रहे हैं सैलरी इज ड्यू टू स्टाफ 50,000। तो सैलरी, हम ओनर है, हम तो फर्म है, तो हमें सैलरी बांटनी है, तो सैलरी देना क्या है, खर्चा है। और अगर ड्यू हो गई और हमने पे नहीं किया, सैलरी ड्यू टू स्टाफ मतलब पे नहीं करा, तो इसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरीज। तो आउटस्टैंडिंग है तो बाद में देंगे, कर्जा है एक तरीके से, नुकसान है, स्ट्रेस वाली बात है, टेंशन वाली बात है, तो बाद में पैसा देंगे, तो लाइबिलिटी है। आउटस्टैंडिंग सैलरीज है, लाइबिलिटी है। नेक्स्ट पॉइंट है आउट ऑफ द रेंट पेड दिस ईयर 5,000 इज फॉर नेक्स्ट ईयर। तो आपको जो रेंट पे करना है उसमें आपने कुछ रेंट एडवांस दे दिया, तो अगर आप रेंट एडवांस दे दोगे उसको हम बोलते हैं प्रीपेड रेंट, ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंस। तो कभी भी एडवांस जब हम दे देते हैं तो हमें फ्यूचर में पैसा नहीं देना, तो एक सेंस ऑफ रिलीफ है कि कल को पैसे नहीं देने, तो प्रीपेड का नेचर होता है एसेट। एडवांस अगर हम देते हैं तो नेचर क्या हो जाता है, एसेट। नेक्स्ट है प्रोवाइड 10% डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर कॉस्टिंग 1 लाख। तो डेप्रीसिएशन का मतलब होता है, जैसे इसका मीनिंग होता है एसेट की वैल्यू में फॉल आना, ठीक है, फॉल इन दी वैल्यू ऑफ एसेट। तो जैसे आप नया फोन लेते हो, साल बाद बेचोगे तो फोन की वैल्यू गिर जाती है ना। अगर 1 लाख रुपए का फोन लिया, आईफोन ले लिया, ठीक है, कितने का भी ले लिया, 1 साल बाद बेचोगे उसकी वैल्यू थोड़ी सी तो गिर जाएगी, ठीक है। गाड़ी खरीदोगे, उसकी वैल्यू 5 साल बाद बेचने जाओगे, थोड़ी सी गिर जाएगी। तो जितनी गिर जाएगी वैल्यू, जितनी गिरावट होगी, जितनी गिर जाएगी वैल्यू, उसको बोलते हैं हम लोग डेप्रीसिएशन, ठीक है। तो प्रोवाइड 10% डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर कॉस्टिंग 1 लाख, मतलब 1 लाख का फर्नीचर है, उसकी वैल्यू 10% से गिरा दो, तो फॉल कितने से गिराना है, फॉल करवाना है 10,000 रुपीज से, ठीक है। फिर है गुड्स यूज्ड इन मेकिंग फर्नीचर, सेल प्राइस 5,000, कॉस्ट 4,000। अगर आपने अपनी ही फर्म के गुड्स यूज करे हैं और फर्नीचर बन रहा है, तो कितनी वैल्यू मानोगे, सेल प्राइस मतलब वो गुड्स अगर हम बाहर वालों को बेचते तो 5,000 में बेचते, लेकिन मुझे खुद को 4,000 के पड़े, तो कौन सा अमाउंट यूज करेंगे, हमेशा कॉस्ट प्राइस यूज करेंगे। खुद के लिए हमेशा कॉस्ट प्राइस, बाहर वालों के लिए सेल प्राइस। नेक्स्ट है रिसीव्ड कमीशन ऑफ 20,000 बाय चेक। तो हमें 20,000 रुपए की कमीशन आई है कहीं से और पता चला आधी कमीशन एडवांस है, तो आधी कमीशन एडवांस है तो एडवांस का हिसाब किताब अलग से करेंगे। अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8,000, चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 1,500। इसका मैं कॉन्सेप्ट आपको आंसर करते करते समझाऊंगा, ठीक है, तो तब इसको ध्यान से समझना। स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को। स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन को। इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव मतलब इंटरेस्ट मिलना तो चाहिए था, तो अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट को डेबिट करेंगे। इसको डेबिट क्यों करेंगे, क्योंकि इसका नेचर है एसेट। मैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन से ये समझा रहा हूं कि एसेट है तो इसलिए डेबिट करेंगे, तो क्रिएशन ऑफ एसेट मतलब एसेट बढ़ी है, तो अक्रूड इंटरेस्ट डेबिटेड। क्रेडिट होगा टू इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है। इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट क्यों हो रहा है, क्योंकि फायदे की बात है, इंटरेस्ट मिल रहा है, तो क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। 10,000 दोनों तरफ अमाउंट आ जाएगा। सेकेंड पॉइंट पे मूव करेंगे। सैलरी ड्यू टू स्टाफ, सैलरी देना खर्चा है, तो सैलरी देना खर्चा है तो सैलरीज अकाउंट होगा डेबिट। पे कर देते तो टू कैश, पे नहीं किया कर्जा हो गया, तो लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई, कर्जा चढ़ गया, लाइबिलिटी बढ़ने पे क्या होती है, क्रेडिट। तो टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट, ठीक है, तो टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट होगा क्रेडिट। और अमाउंट के कॉलम में अमाउंट लिखेंगे, अमाउंट है 50,000, ठीक है, तो डेबिट में 50,000, क्रेडिट में 50,000। देखो भाई थर्ड पॉइंट कह रहा है आउट ऑफ द रेंट पेड दिस ईयर 5,000 इज फॉर नेक्स्ट ईयर। तो आपको ये समझना है कि जब भी हम रेंट पे करेंगे तो एडवांस में पे किया ना, अगले साल का रेंट पे करा, तो प्रीपेड रेंट अकाउंट हो जाएगा डेबिट। इसको डेबिट करना है क्योंकि ये क्या है, एसेट नेचर की चीज है, तो प्रीपेड रेंट अकाउंट होगा डेबिट। और क्रेडिट करेंगे टू रेंट अकाउंट, ठीक है, टू रेंट अकाउंट। याद रखना एक चीज आइडेंटिफाई करनी है, प्रीपेड रेंट है तो आइडेंटिफाई कर लो उसको डेबिट करना है या क्रेडिट करना है। आउटस्टैंडिंग रेंट हो या आउटस्टैंडिंग सैलरी, उसको आइडेंटिफाई कर लो कि डेबिट करना है क्रेडिट करना है। और दूसरी चीज उसकी उल्टी, जैसे प्रीपेड रेंट डेबिट है तो यहां पर प्रीपेड हटाओ, रेंट उसका उल्टा यानी कि क्रेडिट, ठीक है। आउटस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन होता तो आउटस्टैंडिंग रेंट नीचे आता और रेंट ऊपर आ जाता, ठीक है। तो डिपेंड करता है, आपको ये आइडेंटिफाई करना है प्रीपेड रेंट है या आउटस्टैंडिंग है, एसेट है तो डेबिट, लाइबिलिटी है तो क्रेडिट, और दूसरी चीज उसकी उल्टी कर देंगे। तो 5,000 अमाउंट है तो अमाउंट के कॉलम में अमाउंट लिख देंगे। फोर्थ है प्रोवाइड 10% डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर।
तो फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, खर्चे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, खर्चे को छूटते ही डेबिट करा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड। और फर्नीचर एक एसेट है, एसेट की वैल्यू में गिरावट आ गई ना, डेप्रिसिएशन मतलब उसकी वैल्यू में गिरावट आना, तो एसेट कम होने पे क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो 10% हम निकालेंगे 1 लाख रुपीज का, तो 1 लाख का 10% आप सॉल्व करोगे आएगा 10,000 रुपीज। तो फोर्थ पॉइंट हो जाएगा डेप्रिसिएशन टू फर्नीचर 10,000। फिर इसके बाद हमारे पास फिफ्थ, गुड्स यूज्ड इन मेकिंग फर्नीचर। तो फर्नीचर बन रहा है तो एसेट अकाउंट होगा डेबिट, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि एसेट बन रही है, एसेट बढ़ने पर डेबिट। और गुड्स की क्वांटिटी कम हो रही है बिजनेस में, रीजन अदर देन सेल्स, तो अदर देन सेल्स कभी भी गुड्स कम होंगे तो परचेजेज अकाउंट आपको क्रेडिट करने, और कॉस्ट प्राइस लिखेंगे अमाउंट के कॉलम में, कॉस्ट प्राइस, तो 4,000 ले लेंगे, सेल प्राइस नहीं लेना। नेक्स्ट है रिसीव्ड कमीशन 20,000 बाय चेक, तो पैसा आया है तो बैंक अकाउंट डेबिटेड, चेक आया तो बैंक अकाउंट, क्रेडिट होगा कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। बहुत ध्यान से समझेंगे इस एंट्री को, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट होगा। कितनी कमीशन आई है भाई, 20,000 रुपये आई है, तो अमाउंट के कॉलम में लिखी 20,000। इसी में हम एक और एंट्री करेंगे, कह रहा है कि आधी कमीशन तो एडवांस में आई है, तो कमीशन जो एडवांस में आई है उसको तो करेंगे डेबिट, ठीक है। तो यहां लिखेंगे कमीशन, ध्यान से सुनो, दोबारा से सुनो, इसमें से आधी कमीशन क्या है, एडवांस में आई है, ठीक है। तो जब भी कमीशन हम एडवांस में रिसीव करेंगे उसका नेचर होगा लायबिलिटी का, एडवांस रिसीव करना लायबिलिटी होता है, ये लिख लो, यहां पर लिख लो, कहीं पर नोट्स में लिख लो, एडवांस रिसीव करने का नेचर होता है लायबिलिटी। क्योंकि आप खुद सोचो, अगर आप एडवांस सामने वाले से पकड़ लोगे तो हम ना थोड़े से बाउंड हो जाएंगे, हम लोग बाउंड हो जाएंगे उसका काम करने के लिए, तो एक स्ट्रेस है। तो एडवांस रिसीव करेंगे तो अब हमारे को उसका काम करना पड़ेगा क्योंकि हमने उससे पैसे पकड़ लिए। तो एडवांस रिसीव करने का जो नेचर है वो लायबिलिटी नेचर डाला गया। हालांकि ये बात अच्छी है कि सामने वाले से एडवांस मिल गया, बट इसका नेचर लायबिलिटी है क्योंकि हम बाउंड हो गए हैं उसका काम करने के लिए। लेकिन अगर हम एडवांस पे करते हैं, तो अगर हम एडवांस पे करते हैं जिसको हम बोलते हैं प्रीपेड भी बोलते हैं ना एडवांस पे करना, इसका जो नेचर है वो एसेट नेचर है, क्योंकि अब सामने वाला बाउंड हो गया हमारा काम करने के लिए। अब अगर मैंने किसी को एडवांस दिया तो वो बाउंड हो गया मेरा काम करने के लिए। तो पहले क्या हुआ, अब वापसी अपने क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहे कमीशन रिसीव करी, 20,000 रुपए कमीशन आई, बहुत अच्छी बात है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कमीशन। कमीशन क्यों क्रेडिट हुआ, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन वाले रूल से। अब पता चला आधी कमीशन तो एडवांस आ गई है, तो एडवांस तो रिसीव हो गया, तो लायबिलिटी नेचर है ना, तो लायबिलिटी बढ़ने पे क्या होती है, क्रेडिट। तो यहाँ क्रेडिट करेंगे कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट आप करोगे क्रेडिट, और डेबिट क्या करोगे, कमीशन रिसीव्ड। ये जो कमीशन 20,000 की रिसीव हुई है, इसमें से 10,000 की कमीशन जो थी वो हमारे को अगले साल को बिलोंग करती है, या बाद में एडवांस है तो बाद वाले टाइम को वो बिलोंग करती है। तो 10,000 आप यहां पर लिखोगे, ठीक है। मतलब ये वो 20,000 में से 10,000 एडवांस थे ना, तो कमीशन रिसीव जो 20,000 से पहले क्रेडिट था वो 10,000 के डेबिट से कट गया। डेबिट क्रेडिट एक दूसरे को काटते हैं, इसका क्रेडिट 20,000 का, इसी सेम अकाउंट का डेबिट 10,000 का, तो नेट इफेक्ट क्या हुआ, क्रेडिट 20,000, ये क्रेडिट 20,000, कमीशन रिसीव्ड का डेबिट 10,000, सेम अकाउंट का डेबिट 10,000। तो क्रेडिट बड़ा है डेबिट छोटा है, तो क्रेडिट में से डेबिट गया तो क्रेडिट निकला 10,000 का नेट इफेक्ट। जैसे प्लस माइनस नहीं करते, क्रेडिट में से डेबिट माइनस किया तो क्या आ गया, क्रेडिट 10,000। थोड़ा डिटेल में बता दिया। आंसर अगर आपको करना है तो बैंक टू कमीशन 20,000, कमीशन रिसीव टू कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 10,000, ठीक है। बाकी ये पॉइंट याद रखना, एडवांस रिसीव करना लायबिलिटी नेचर में डाला जाता है, एडवांस पे करना एसेट नेचर में डाला जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जर्नल एंट्री। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जर्नल एंट्री में बता तो दूंगा, लेकिन बताने से पहले मैं चाहता हूं आप इसका कॉन्सेप्ट भी समझ लो, ठीक है। अकाउंट्स में क्या होता है, ओनर और फर्म को या ओनर और बिजनेस को अलग अलग मानते हैं। तो इनिशियली ओनर ने जो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करा है उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। तो फर्म के पास ये इन्वेस्टमेंट किसकी है, कैपिटल किसकी है, ओनर की है। तो आप ऐसे समझो, इसको कंपेयर करो तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। सपोज करो ओनर ने कुछ पैसा बैंक में जमा कराया, ठीक है, ओनर ने कुछ पैसा बैंक में जमा कराया, तो बैंक में जब पैसा जमा कराया तो बैंक इस पैसे पे इंटरेस्ट लगाएगा और ओनर को वापसी करेगा। ऐसा ही होता है ना भाई, अगर हम भी बैंक में पैसा जमा कराते हैं तो बैंक उस पैसे पे कुछ इंटरेस्ट देगा हमारे को और हमारे को इंटरेस्ट वापसी मिल जाएगा, ठीक है। ये पैसा
ओनर पे वापसी आएगा। तो इसी प्रिंसिपल को हमने अपनी फर्म में लगाया, अपने बिजनेस में लगाया कि ओनर ने अगर बिजनेस में कुछ पैसा इन्वेस्ट करा है और उस पैसे को हम बोलते हैं कैपिटल, तो इस कैपिटल पे जो ब्याज होगा वो फर्म वापसी करेगी ओनर को, जो इंटरेस्ट होगा वो फर्म वापसी करेगी ओनर को। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये फर्म पे करेगी ओनर को। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो नेचर हो गया, फर्म के लिए क्या नेचर हो जाएगा, एक्सपेंस नेचर, क्योंकि फर्म के लिए ये क्या है, खर्चा है ना, फर्म को ये इंटरेस्ट पे करना है ओनर को। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का नेचर क्या हो जाएगा, खर्चे का नेचर हो जाएगा। तो आईओसी हमारे को समझ में आ गया कैसे करना है, ठीक है। तो अब इसकी एंट्री करेंगे, खर्चा है तो आईओसी डेबिट, और मिल किसको रहा है, ओनर को मिल रहा है। तो स्टार्ट करते हैं इसकी जर्नल एंट्री। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट आप कर दोगे डेबिट, क्योंकि खर्चा है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट होगा डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस वाला रूल, और अमाउंट है 8000, और ये पैसा मिल किसको रहा है, ओनर को। तो ओनर का आर्टिफिशियल अकाउंट बिजनेस में कौन सा होता है, कैपिटल अकाउंट। अगर ओनर को पैसा देंगे तो उसकी कैपिटल बढ़ेगी, और कैपिटल बढ़ने पे क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो 8000 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का, फिर उसकी भी जर्नल कर देंगे। देखो भाई, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कॉन्सेप्ट समझने के लिए भी हमें वही चार्ट बनाना है फर्म और ओनर का। तो आप देखो, ड्राइंग्स मतलब है कि बिजनेस में से पैसा निकालना। तो बिजनेस में से पैसा कौन निकाल रहा है, ओनर निकाल रहा है। तो जब पैसा का आउटफ्लो होगा, बेसिकली आउटफ्लो होगा, तो फर्म में पैसे की कमी हो जाएगी, क्योंकि ड्राइंग्स करने से फर्म में क्या हो रहा है, कैश का आउटफ्लो हो रहा है, पैसे की कमी हो रही है। तो ये जो एडवांटेज है, यहाँ पे फायदा किसका हुआ, जब बिजनेस में से पैसा निकलेगा फायदा तो ओनर का हुआ, और दिक्कत किसको हुई, फर्म को दिक्कत होगी, क्योंकि फर्म में पैसों की कमी हो गई। तो फर्म ये कह रही है, जो फैसिलिटी दी है, फर्म कह रही है कि मैंने ये जो फैसिलिटी दी है ओनर को कि पैसा निकाल सकता है जब मर्जी, तो ये फैसिलिटी फ्री नहीं है, इस फैसिलिटी के बदले में कुछ इंटरेस्ट देना चाहिए। तो ओनर क्योंकि बार बार ही पैसे निकाल लेता है, तो इसको इंटरेस्ट देगा फर्म को, ठीक है। कंपनसेशन के तौर पर ओनर फर्म को इंटरेस्ट देगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इसका नेचर क्या है, इनकम नेचर है, क्योंकि फर्म को तो इनकम मिल रही है, इंटरेस्ट मिल रहा है, तो फर्म का तो इनकम नेचर हो गया। और दे कौन रहा है, ओनर दे रहा है। तो ओनर कहां से देगा, इसका एक ही अकाउंट है बिजनेस में, इसका आर्टिफिशियल अकाउंट को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो जर्नल करेंगे, कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिए, जर्नल करेंगे और ये एंट्री हमारे को बड़े अच्छे से समझ आ जाएगी। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फर्म के लिए इनकम है, तो इनकम क्या होती है, हमेशा क्रेडिट, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन वाला रूल लगेगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हो जाएगी क्रेडिट, और कौन देता है ये इनकम, ओनर के अकाउंट से काटेंगे। तो ओनर का अकाउंट कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट बढ़ने पे क्रेडिट होती है, कम होने पे क्या होगी, डेबिट। तो कैपिटल अकाउंट हो जाएगा यहाँ पर डेबिट, और अमाउंट के कॉलम में अमाउंट लिख देंगे 1500, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ओवर है। इसके बाद डिस्कस करेंगे हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, कॉन्सेप्ट है ओपनिंग एंट्री का। कॉन्सेप्ट का नाम क्या है, ओपनिंग जर्नल एंट्री। तो ओपनिंग जर्नल एंट्री का मतलब होता है, मान लो हमने पिछले साल बिजनेस चालू करा, तो अब साल खत्म हो गया, ठीक है। पिछले साल बिजनेस चालू किया तो हमने फाइनेंशियल ईयर में काम किया होगा अप्रैल से लेकर मार्च तक। तो अब मार्च के बाद अकाउंट्स खत्म करने, क्लोज करते हैं बुक्स को मार्च 31 को। इसके बाद जो नया साल शुरू होता है ना, उसको बोलते हैं नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। और अगले फाइनेंशियल ईयर जैसे ही शुरू होगा, तो अप्रैल 1 को जो पहली जर्नल एंट्री पास करेंगे ना, उसको बोलते हैं ओपनिंग जर्नल एंट्री। बेसिकली हम पुराने साल से नए साल तक शिफ्ट कर रहे हैं। तो ये शिफ्ट करते टाइम हमारे पास कितनी एसेट्स थी, कितनी लाइबिलिटीज थी, इसको हम शिफ्ट कर रहे हैं नई बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। तो ये जो शिफ्टिंग का प्रोसेस है, इसको ही बोलते हैं हम लोग ओपनिंग जर्नल एंट्री। मतलब सेकेंड फाइनेंशियल ईयर मिनिमम, हो सकता है थर्ड हो सकता है फोर्थ हो, पहला साल नहीं है, क्योंकि पहले साल तो बिजनेस चालू करें। तो सेकेंड ईयर की पहली एंट्री, ठीक है, या थर्ड ईयर की पहली एंट्री, ठीक है। तो अब हमारे को देखो, हमारा कोई रनिंग बिजनेस है, तो कह रहे हैं ओनर का नाम है मेसर्स आनंद स्टोर्स, और 1 अप्रैल, यहाँ पे हमेशा डेट 1 अप्रैल आएगी, ये याद रखना, क्योंकि ओपनिंग एंट्री है। तो बंदे के पास कितनी एसेट्स है, कैश है, बैंक है, स्टॉक है, फर्नीचर है, डेटर्स है। तो बंदे के पास ये सारी एसेट्स है। याद रखना, एसेट्स को हम मॉडर्न रूल के हिसाब से क्या करते हैं, डेबिट। तो ये सारी एंट्रीज, जितनी भी अकाउंट्स हैं जर्नल में, क्या होंगे, सबके सब डेबिट होंगे। जितने कर्जे होते हैं हम उनको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो ये सारी लाइबिलिटीज को करेंगे क्रेडिट। इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज है, जो क्वेश्चन सॉल्व करते हुए जर्नल करते टाइम पता चलेगा। स्टार्ट करते हैं इसकी जर्नल एंट्री। स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन को। डेट के कॉलम में अप्रैल 1 लिखेंगे। जितनी एसेट्स दिख रही है एक एक करके लिखते जाओ, सारी एसेट्स को करो डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट करा 60,000 से, ठीक है। इसके बाद बैंक अकाउंट दिख रहा है,
तो एसेट्स हमेशा डेबिट करते हैं, ये रूल होता है, ठीक है। तो एसेट्स को बैंक को डेबिट करा 40,000। उसके बाद स्टॉक लिख रहा है, स्टॉक को आप डेबिट करेंगे, स्टॉक को डेबिट किया है 1,50,000 से। फिर फर्नीचर है, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट करा, ठीक है, 43,000 से, ठीक है। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट करा 43,000 से। फिर डेटर्स गिवन है, तो डेटर्स अकाउंट नहीं करेंगे, XYZ अलग अलग लिख देंगे, डेटर्स को अलग अलग लिख देंगे, XYZ तीनों के अलग अलग बैलेंसेस गिवन है, 35,000, 50,000 और Z का है 60,000, ठीक है। तो ये एसेट्स गिवन है, सारी एसेट्स मैंने क्या कर दी, डेबिट कर दी, ठीक है। इसके बाद जितनी लाइबिलिटीज है सबको करेंगे क्रेडिट। तो लाइबिलिटी गिवन है लोन फ्रॉम विकास, तो लोन फ्रॉम विकास लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट 60,000। उसके बाद क्रेडिटर्स गिवन है, तो क्रेडिटर्स की जगह मैंने लिखा 2A और 2B, ठीक है, क्रेडिटर्स नहीं लिखा, नाम लिख दिया, तो 22,500 और उसके बाद B है 30,000, ठीक है। तो क्वेश्चन में जितना डेटा गिवन था उसको जर्नल के फॉर्मेट में तो मैंने लिख लिया, लेकिन इसमें एक चीज देखो, चीज ये समझने वाली है कि हमें पता है कि जर्नल एंट्री का रूल होता है डेबिट का टोटल, ये जो जितनी भी आइटम्स लिखी है डेबिट में 60,000 से लेकर ये यहाँ तक 60,000 तक जितनी भी आइटम्स लिखी है इनका टोटल, और क्रेडिट साइड पे जितनी भी आइटम्स लिखी है इनका टोटल क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑब्वियसली बात है डेबिट साइड का टोटल बहुत ज्यादा लग रहा है, क्रेडिट साइड का टोटल कम है। तो ऐसा जब भी होगा, जब भी ऐसा होगा कि बड़ी साइड आपकी डेबिट साइड आएगी और क्रेडिट साइड छोटी आएगी, इसका मतलब है क्रेडिट साइड पे एक आइटम मिसिंग है। तो वो आइटम कैसे आएगी हमारी, उसको हमें कैसे निकालना है, उसको निकालना है बैलेंसिंग फिगर से, ठीक है। तो यहाँ पर एक अकाउंट मिसिंग है और ये कैसे आएगा, बैलेंसिंग फिगर से। तो डेबिट साइड का टोटल करोगे तो डेबिट साइड का आपका जो टोटल आ रहा है इन सारी आइटम्स का टोटल आएगा 4,38,000। इसमें से आप माइनस करोगे छोटी साइड का टोटल, क्रेडिट साइड का जो टोटल आ रहा है ये आपका कितना आ जाएगा 1,12,500, ठीक है। तो बड़ी साइड के टोटल में से छोटी साइड का टोटल मैंने यहाँ लिख दिया 1,12,500, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आंसर आ रहा है 3,25,500। और इस बैलेंसिंग फिगर को हमने हमेशा क्या लिखना है, कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो कैपिटल कितनी होगी, बिजनेस में पैसा इन्वेस्टेड कितना है, वही उसने नहीं बताया था ना, कोई भी बिजनेस होगा इन्वेस्टमेंट तो हुई होगी, तो इन्वेस्टमेंट उसने क्वेश्चन में दी नहीं थी कैपिटल, तो मतलब ये कैपिटल है 3,25,500, मतलब इतना पैसा उसने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखा है, ठीक है भाई। यहां से हमारे को कंटिन्यू करना है, ठीक है। इससे पहले के क्वेश्चन जितने भी थे, ओपनिंग जर्नल एंट्री और इससे पहले जो भी टाइप के क्वेश्चन है वो सारे हम कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो आप प्लेलिस्ट में जाओगे आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो आज की क्लास में हमने पढ़ना है मिसलेनियस। मिसलेनियस का मतलब होता है मिक्स, ठीक है। इसमें कोई स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चन नहीं है, ये मिक्सचर ऑफ क्वेश्चन है, मतलब कोई भी कैटेगरी का क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो अब हमारा प्रोसेस क्या रहेगा पढ़ने का, पहले तो मैं आपके साथ ना क्वेश्चन डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। एक बार डिस्कस कर दूंगा कि मीनिंग क्या है, हर ट्रांजैक्शन का मीनिंग क्या है, वो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, ठीक है। और उसके बाद हम रजिस्टर पे जर्नल एंट्रीज करेंगे। तो सबसे पहले पार्ट 1 पढ़ते हैं। कह रहे पंकज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 2 लाख एंड बैंक 8 लाख। इसका मीनिंग है उसने बिजनेस जब स्टार्ट किया तो शॉप में, फर्म में उसने पैसा कैश की फॉर्म में कितना रखा 2 लाख, और बैंक में, फर्म के बैंक अकाउंट में पैसा कितना डाला 8 लाख। तो टोटल जब बिजनेस उसने स्टार्ट किया तो उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट होगी 10 लाख रुपीज, ठीक है। तो टोटल इन्वेस्टमेंट होगी 10 लाख रुपीज, यानी कि कैपिटल कितनी हो गई 10 लाख रुपीज, ठीक है। तो जर्नल जब हम करेंगे तब हम डेबिट और क्रेडिट समझेंगे, अभी जस्ट हम ट्रांजेक्शन्स का मीनिंग समझ रहे हैं। सेकेंड पॉइंट में कह रहे हैं बॉट अ मशीनरी फॉर 25 लाख बाय मेकिंग अ डाउन पेमेंट ऑफ 10%। देखो डाउन पेमेंट का मतलब होता है जैसे हम लोग घरों में, आपने देखा होगा गाड़ी खरीदते टाइम ना डाउन पेमेंट करते हैं। डाउन पेमेंट मतलब पहली पेमेंट कर देते हैं, इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट कर देते हैं, ठीक है। जैसे 25 लाख की मशीनरी है तो इसकी 10% दे दी डाउन पेमेंट, मतलब कि 2.5 लाख। 25 लाख का 10% कितना हुआ 2.5 लाख। इसका मतलब है हमने 2,50,000 रुपीज जिससे भी मशीनरी खरीदी है उसको दे दिए, और बाकी पैसे हम बाद में देंगे। लेकिन जब हमने 2.5 लाख रुपीज दिए तो मशीनरी हम अपनी फर्म में, अपने वेयर हाउस में, अपनी शॉप में लेकर आ गए, ठीक है। थोड़े से पैसे दिए और मशीनरी अपने फर्म में लेकर आ गए, ये मीनिंग होता है डाउन पेमेंट। और बाकी पैसे हम कब देंगे, बाद में दे देंगे, इंस्टॉलमेंट्स में दे देंगे, ठीक है। तो ये इसका मीनिंग हो गया। थर्ड पॉइंट है पेड 48,000 एज वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन। अब ध्यान से देखो, अब हमने मशीनरी से, बी पॉइंट और सी पॉइंट ना कनेक्टेड है, बी पॉइंट और सी पॉइंट इंटर कनेक्टेड है, क्योंकि यहाँ पे हमने इंस्टॉल करी है मशीनरी।
तो इंस्टॉलेशन कभी भी मशीनरी की होगी तो आप मान के चलना कि वो एक न्यू मशीनरी होगी, ठीक है। ये एजम्पशन है कि इंस्टॉल क्यों करते हैं, इंस्टॉल तो भाई नई चीज को ही करेंगे ना, पुरानी चीज को कौन इंस्टॉल करता है। तो जब भी कुछ इंस्टॉल करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली, या ये जो एजम्पशन है मोस्ट प्रोबेबली नहीं, यही एजम्पशन है कि वो जो मशीनरी है वो न्यू मशीनरी है। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी हम न्यू एसेट खरीदते हैं, ठीक है, जब भी हम न्यू एसेट खरीदते हैं, ठीक है, एसेट कौन सी होनी चाहिए, न्यू, और उसमें छोटे मोटे जितने भी खर्चे होते हैं ना वो उस एसेट की वैल्यू में ऐड हो जाते हैं, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे जो हमने वेजेस पे करी है 48,000 की, इसकी जर्नल एंट्री में वेजेस अकाउंट नहीं शो करेंगे, जर्नल एंट्री में मशीनरी अकाउंट ही शो करेंगे, ठीक है। क्योंकि नई एसेट खरीदते टाइम जितना भी छोटा मोटा खर्चा होता है सारा एसेट के अकाउंट में ही डाल देते हैं, एक्सपेंस का अकाउंट नहीं खोलते, ठीक है, न्यू मशीनरी के लिए। नेक्स्ट है बॉट गुड्स फ्रॉम छाबरा ब्रदर्स 3 लाख रुपीज, ठीक है। तो अब हमने गुड्स खरीदे। अब आप देखो गुड्स खरीदने की एंट्री तो बहुत सिंपल होती है, लेकिन ये क्वेश्चन साइलेंट है। साइलेंट किस सेंस में है कि हमें ये नहीं पता कि ये एक कैश ट्रांजैक्शन है या फिर ये एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। कैश ट्रांजैक्शन का मतलब हो गया कि भाई पैसे दे दिए और गुड्स खरीद लिए। क्रेडिट ट्रांजैक्शन मतलब हो गया उधार, कि पैसे नहीं दिए लेकिन गुड्स फिर भी घर अपनी फर्म में लेकर आ गए। तो आपको ये समझना होगा जब भी क्वेश्चन, देखो मैं बता रहा हूं कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे कि ये कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। आइडेंटिफिकेशन कैसी होगी इसको जरा समझते हैं। तो आइडेंटिफिकेशन के लिए याद रखना, अगर क्वेश्चन साइलेंट है, ठीक है, साइलेंट है मतलब क्वेश्चन नहीं बता रहा, और पार्टी का नेम गिवन है कि किससे सामान खरीदा है, अगर सेल्स की एंट्री तो किसको सामान बेचा है, साइलेंट है और पार्टी का नेम गिवन है तो आंसर होगा क्रेडिट ट्रांजैक्शन, ठीक है, ये चीज याद रखना। इसी क्वेश्चन में अगर लिखा होता खाली इतना बॉट गुड्स 3 लाख, मान लो ये फ्रॉम छाबरा ब्रदर्स नहीं लिखा होता, क्या लिखा होता, बॉट गुड्स 3 लाख, तो ये क्वेश्चन साइलेंट होता और पार्टी का नेम नहीं लिखा होता, तब इसको हम कैश ट्रांजैक्शन कह देते। आई बात समझ में? अब आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है विड्रॉन फ्रॉम बैंक 50,000 रुपीज। तो कह रहे बैंक में से पैसा विड्रॉ किया। तो अब आपको डाउट आ सकता है क्या ये एक ड्रॉइंग्स है, क्या ये ड्रॉइंग्स है, मतलब ड्रॉइंग्स अकाउंट ओपन करेंगे या नहीं। तो आप याद रखना ड्रॉइंग्स के लिए क्वेश्चन में ना एक स्पेसिफिक वर्ड होता है पर्सनल यूज या प्राइवेट यूज। तो यहां पर कहीं लिखा है पर्सनल यूज या प्राइवेट यूज, तो इसका मतलब क्या है कि ये ड्रॉइंग्स नहीं है। तो इसका मीनिंग ये हो गया कि इसने बैंक अकाउंट में से पैसे निकाले हैं फर्म के और फर्म के कैश अकाउंट में जमा करा दिए। कैश अकाउंट मतलब फर्म के कैश बॉक्स में, जो दुकान के अंदर का कैश बॉक्स है वहां पर जाके पैसे इसने रख दिए, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट हो गया रीपेड बैंक लोन 35,000 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑफ 3,000। देखो अगर हमने बैंक लोन पे किए, पे ऑफ करा मतलब चुकाया है, तो बेसिकली क्या हुआ, हमने अपना एक कर्जा चुकाया है, 35,000 रुपीज हमने पे करे हैं। रीपेड बैंक लोन 35,000 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑफ 3,000, यानी कि जो बैंक लोन था उसका वैल्यू कितना हो गया, उसका हो गया 32,000, क्योंकि 3,000 का तो इंटरेस्ट है, तो 32,000 प्लस 3,000 करेंगे तभी हमारे को टोटल पेमेंट 35,000 करनी होगी, ठीक है भाई। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स टू सैमुअल 40,000। अगेन देखो, अगेन क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन में हमने सेल्स करी ये तो पता है, लेकिन सैमुअल से पैसे मिले हैं, सेल्स करिए तो पैसे मिले हैं या नहीं मिले ये नहीं पता। तो अगेन मैं आपको बता रहा हूं जब भी क्वेश्चन साइलेंट होगा और पार्टी का या क्लाइंट का नेम गिवन होगा तो आपने मान के चलना ये कौन सी ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, ठीक है। इसमें अगर लिखा होता खाली इतना सोल्ड गुड्स 40,000, सिर्फ इतना लिखा होता तो क्वेश्चन साइलेंट है और पार्टी का नेम नहीं गिवन तो कैश ट्रांजैक्शन मानते हैं, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन करनी आनी चाहिए। नेक्स्ट है रिसीव फ्रॉम सैमुअल 39,750 डिस्काउंट अलाउड टू 50। देखो जी और एच इंटरकनेक्टेड है, आपस में कनेक्टेड एंट्रीज है ये। तो पहले हमने 40,000 का गुड्स उसको सेल करा, वो भी उधार पे, क्रेडिट पे। अब उसने हमें कितने पैसे दिए, नेक्स्ट एंट्री में पता चल रहा है कितना पैसा रिसीव किया फर्म ने इससे 39,750, और बाकी जो नहीं रिसीव करे वो क्या हो गया, डिस्काउंट अलाउ करा, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिस्काउंट अलाउ करा है फर्म ने, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ये डिस्काउंट क्या है, एक्सपेंस नेचर का माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री है पेड रेंट 3700 बाय चेक। तो रेंट पे करा, रेंट खर्चा हो गया, हमने पे करा, पेड मतलब पे करा, और चेक से पे करा। चेक मतलब आपको जर्नल में बैंक अकाउंट को ओपन करना है, कैश अकाउंट नहीं ओपन करना, चेक वर्ड लिखा है तो बैंक अकाउंट ओपन करना है। और पेड अकाउंट कोई भी बच्चा ओपन नहीं करेगा, पेड अकाउंट कुछ नहीं होता, कोई बच्चा पेड अकाउंट खोल देता है वो गलत है, ठीक है। लास्ट एंट्री इस क्वेश्चन की प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एट 15% पर एनम। तो आपको मशीनरी के ऊपर डिप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो डिप्रिसिएशन मतलब क्या होता है कि मशीनरी की वैल्यू में गिरावट आना, फॉल इन दी वैल्यू ऑफ मशीनरी, ठीक है। मशीनरी की वैल्यू में फॉल आ जाना मतलब नुकसान होना। जैसे मान लो आपने घर में गाड़ी खरीदी, तो गाड़ी अगर 10 लाख की आई,
5 साल बाद उसको बेचोगे तो वो 6 लाख में बिकी, सपोज कर लो, तो 4 लाख का ये जो गिरावट आई है ना गाड़ी की वैल्यू में, वो होती है डेप्रीसिएशन। तो यहां पर कह रहे प्रोवाइड डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी एट 15% पर एनम। तो यहां पर मशीनरी की वैल्यू कितनी है वो तो पता नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग में हमने सेकंड एंट्री या थर्ड एंट्री में देखा था मशीनरी खरीदी थी 25 लाख की, तो वो 25 लाख पे हम 15% लगा देंगे और डेप्रीसिएशन चार्ज कर देंगे। ठीक है भाई, पूरा क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। अब स्टार्ट करते हैं इसकी जर्नल एंट्रीज रजिस्टर पे, और उसमें हो सकता है अगर आपको कुछ नहीं समझ आया तो जब मैं जर्नल करूंगा रजिस्टर पे तो आपको वो चीजें भी क्लियर हो जाएंगी। स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन को। ऊपर हेडिंग लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ पंकज, फिर जर्नल लिखोगे, जर्नल का फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। एलएफ मतलब लेजर फोलियो, ठीक है, ये कॉलम हमारा खाली रहेगा, एलएफ में कुछ नहीं लिखना, सिर्फ डेट में डेट्स लिखेंगे। क्वेश्चन में अगर डेट्स गिवन हुई, नहीं गिवन होगी तो पार्ट्स गिवन है हमारे क्वेश्चन में, तो पार्ट ए पार्ट बी ऐसे लिख देंगे। ठीक है, तो कह रहा है पंकज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 2 लाख एंड बैंक 8 लाख। तो कैश लाया है बिजनेस में, तो डेबिट व्हाट कम्स इन लगेगा, या फिर एसेट इंक्रीज होने पे डेबिट। ठीक है, बैंक अकाउंट यानी कि फर्म के बैंक अकाउंट में पैसे लाया है तो डेबिट व्हाट कम्स इन वाला रूल लगेगा, ट्रेडिशनल वाला, नहीं तो मॉडर्न रूल क्या है, एसेट इंक्रीज होने पे डेबिट। और ये क्या है, कैपिटल है, तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, लाइबिलिटी इंक्रीज होने पे क्रेडिट। कैपिटल का नेचर होता है लाइबिलिटी। मैं मॉडर्न रूल्स को ना ज्यादा प्रेफरेंस देता हूँ जर्नल करते टाइम, तो आप लोग भी मॉडर्न रूल्स को ज्यादा प्रेफरेंस दोगे तो अकाउंट्स ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है, मॉडर्न रूल्स को प्रेफरेंस देनी है। तो टोटल कैपिटल कितनी हो जाएगी, 10 लाख हो जाएगी, ये मैं समझा चुका हूं। अगर आपको मान लो टोटल कैपिटल नहीं भी पता तो इतना तो पता है ना कि डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड का टोटल इक्वल होना चाहिए। तो डेबिट का टोटल कितना है, 2 लाख प्लस 8 लाख 10 लाख। तो यानी कि क्रेडिट में एक ही आइटम मिसिंग है और वो क्या होनी चाहिए, 10 लाख की होनी चाहिए, क्योंकि टोटल इक्वल होता है डेबिट और क्रेडिट का। नेक्स्ट में मशीनरी खरीदी है, तो मशीनरी अकाउंट करेंगे डेबिट। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, मशीनरी तो हमने खरीदी है भाई 25 लाख की, तो यहाँ पे 25 लाख आ जाएगा। पेमेंट हमने करी है सिर्फ 10%, तो टू कैश अकाउंट 10%। 10% कैसे निकाला, 25 लाख मल्टीप्लाइड बाई 10/100। ठीक है, परसेंटेज का साइन हटता है तो नीचे 100 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2,50,000। तो बाकी की जो मशीनरी है वो फ्री में थोड़ी लाए हैं, वो उधार में लाए हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे वेंडर फॉर मशीनरी। ठीक है, मतलब जो भी जिससे भी मशीनरी खरीदी है उसका नेम नहीं गिवन है, तो इसलिए हमने लिख दिया वेंडर फॉर मशीनरी। और यहाँ पे अमाउंट क्या आएगा, अमाउंट अब आपको समझना है, मैंने बताया डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट का टोटल इक्वल होना चाहिए, लेकिन ये तो इक्वल नहीं है। डेबिट का टोटल है 25 लाख, क्रेडिट का टोटल है 2,50,000, तो यानी कि यहाँ पर क्या अमाउंट आएगा, 25 लाख माइनस 2,50,000 यानी कि 2.5 लाख, तो ये हो जाएगा 22,50,000। ये हमारी बैलेंसिंग फिगर हो गई और ये हमारी कंप्लीट जर्नल हो जाएगी पॉइंट बी की। पॉइंट सी कह रहा है पेड वेजेस 48,000 फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। देखो अब हमने वेजेस पे करी है, तो वेजेस पेमेंट मैंने आपको बताया जब भी न्यू एसेट के साथ छोटे मोटे खर्चे होंगे तो मशीनरी में ही डाल देंगे, ना कि वेजेस अकाउंट ओपन करेंगे। ठीक है, ये हमारा थोड़ा सा अकाउंट्स में रूल्स है। ठीक है, कि जब भी आप नई एसेट खरीदोगे, कोई भी एसेट हो, मशीनरी हो, कुछ प्लांट एंड मशीनरी हो, लैंड एंड बिल्डिंग हो, छोटा मोटा जो भी खर्चा होगा वो उसी एसेट के अकाउंट में ही डाल देंगे। तो 48,000 यहाँ पर अमाउंट सेम रहेगा, और वेजेस वर्ड आप बेशक नरेशन में यूज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है बॉट गुड्स फ्रॉम छाबरा ब्रदर्स 3 लाख। ये मैंने आपको बताया क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, तो परचेज करना खर्चा होता है, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेज करना खर्चा होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस वाला रूल लगेगा, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड। टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, सॉरी कैश अकाउंट नहीं, ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है ना, तो पार्टी का नेम लिखेंगे टू छाबरा ब्रदर्स। ठीक है, मैंने गलत बोल दिया, कैश अकाउंट नहीं है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, तो टू छाबरा ब्रदर्स। ठीक है, अमाउंट के कॉलम में अमाउंट लिखेंगे। और अब आपको ये समझना है ये मैंने क्रेडिट क्यों किया, टू छाबरा ब्रदर्स ये क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि ये लाइबिलिटी है ना। अगर आपने उधार पे सामान खरीदा है तो इसको बाद में पेमेंट करेंगे, तो ये लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी इंक्रीज होने पे क्या होती है, क्रेडिट होती है। ठीक है, और दूसरा रूल हो गया डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। इसने सामान दिया ना, क्रेडिट द गिवर, ट्रेडिशनल वाला है, ऐसे लग जाएगा। नेक्स्ट है विड्रॉन फ्रॉम बैंक, तो बैंक में से पैसे निकालें, तो अब आपको ये समझना है बैंक में से पैसे निकाले हैं तो फर्म का कैश बैलेंस बढ़ जाएगा, तो कैश अकाउंट होगा डेबिट। अब मॉडर्न रूल से क्या होगा, एसेट बढ़ने पे डेबिट, जो एसेट बढ़ती है उसको डेबिट करेंगे, और बैंक अकाउंट में से पैसे कम हो जाएंगे, तो बैंक का नेचर भी क्या होता है, एसेट है, तो जो एसेट कम होती है वो
क्रेडिट। तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। ट्रेडिशनल रूल से क्या होगा, एसेट में कौन सा रूल लगेगा, रियल अकाउंट वाला। डेबिट व्हाट कम्स इन, जहां पे पैसा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जहां से पैसा गया। ठीक है, तो दोनों रूल्स से मैंने आपको बता दिए। प्रेफरेंस आपने भाई मॉडर्न रूल्स को देनी है, उनसे सीख लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारे को गिवन है रीपेड बैंक लोन इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑफ 3000। तो अब हमने बैंक लोन पे ऑफ करा, तो बैंक लोन पे ऑफ करने की जर्नल समझेंगे। तो एक तो बैंक लोन अकाउंट होगा डेबिट, ठीक है, साथ साथ डेबिट होगा इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट क्यों डेबिट होगा भाई, मैं अभी रीजंस और रूल्स बताता हूं। और क्रेडिट होगा टू बैंक अकाउंट। ठीक है, क्रेडिट होगा टू बैंक अकाउंट क्योंकि हम लोन पे ऑफ कर रहे हैं। तो बैंक लोन देखो, जब हम कर्जा चुकाते हैं तो लाइबिलिटी कम होती है। जब हम कर्जा चुकाते हैं तो लाइबिलिटी कम होती है, और लाइबिलिटी कम होने पे क्या होती है, डेबिट होती है। और इंटरेस्ट को हम हमेशा ऐसे समझेंगे भाई क्या है, इंटरेस्ट पे करना खर्चा है, तो खर्चों को तो हमेशा डेबिट ही करना है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, खर्चा है ये। ठीक है, इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे करना नुकसान है, खर्चा है या नुकसान है, तो खर्चे और नुकसान को हमेशा करते हैं डेबिट। और अकाउंट में से पैसा जा रहा है तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, या फिर एसेट कम हो रही है, बैंक का नेचर क्या, एसेट, एसेट कम हो रही है मॉडर्न रूल्स, या फिर ट्रेडिशनल में क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है भाई, बिगनिंग के फर्स्ट 4 क्वेश्चंस में मैंने रूल्स बताए हैं, जिन रूल्स की हेल्प से मैं करवाता हूं। तो अगर आपको रूल्स समझने में दिक्कत आ रही है, एक बारी इस चैप्टर के स्टार्टिंग के फर्स्ट 4 क्वेश्चंस आप देखो, तब आपको ये रूल्स अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है भाई, अमाउंट लिखेंगे, बैंक लोन 32,000 का है, इंटरेस्ट 3,000 का है, और टोटल पेमेंट हमने करी है 35,000 की। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स टू सैमुअल 40,000। तो सैमुअल को उधार पे माल बेचा है, तो सैमुअल को डेबिट करेंगे क्योंकि ये हमारा डेटर बन गया, फ्यूचर में इससे पैसे मिलेंगे, तो एसेट बढ़ने पर डेबिट। ठीक है, तो सैमुअल डेबिट होगा टू सेल्स। ठीक है, सेल्स अकाउंट, सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है, याद रखना, क्योंकि फायदे की बात है, इनकम्स हमेशा क्रेडिट होती है, फायदे की बातें हमेशा क्रेडिट होती है। तो सैमुअल टू सेल्स अकाउंट, और अमाउंट के कॉलम में अमाउंट लिख देंगे, 40,000 की सेल्स है तो 40,000 दोनों जगह लिख देंगे। इसके बाद है रिसीव फ्रॉम सैमुअल डिस्काउंट अलाउड। ठीक है, देखो अब सैमुअल को यहाँ पे माल बेचा है उधार पे, तो अब सैमुअल हमारे को पेमेंट कर रहा है, तो पेमेंट कर रहा है तो कैश अकाउंट होगा डेबिट, क्योंकि फर्म के पास जब भी पैसा आता है ना, पैसे का इनफ्लो, पैसे का आना डेबिट, पैसे का जाना क्रेडिट, तो कैश अकाउंट डेबिट। और सैमुअल यहाँ पे क्या था, डेटर था ना, तो मतलब एसेट था। जी पार्ट जो है, जब उधार में माल बेचा, सैमुअल हमारी एसेट था, तो क्रिएशन ऑफ एसेट पे डेबिट। अब अगर ये बंदा पैसे चुका देगा तो अब ये हमारी एसेट नहीं रहेगा, तो यहाँ पे एसेट खत्म हो गई, एसेट कम हो गई, क्योंकि अब ये हमारे को पेमेंट कर रहा है। ठीक है, तो एसेट खत्म होने पे क्या होगा, सैमुअल क्रेडिट हो जाएगा। अब यहाँ पे डिस्काउंट है, अब डिस्काउंट का मैं आपको विद मीनिंग भी बताता हूँ, रटने वाला तरीका भी बता दूंगा कि डिस्काउंट को डेबिट करना है या डिस्काउंट को क्रेडिट करना है। ठीक है, डेबिट करने है क्रेडिट करना है, ये जरा समझ लेते हैं। तो एक चीज याद रखना, अगर कैश और डिस्काउंट ना, देखो कैश अकाउंट और डिस्काउंट अकाउंट हमेशा टुगेदर रहते हैं। ठीक है, आर ऑलवेज टुगेदर, ये याद रखना। ठीक है, इसका टुगेदर का मीनिंग क्या है कि अगर आपको पता है कि कैश अकाउंट को डेबिट करना है तो डिस्काउंट अकाउंट को साथ में डेबिट कर देना। अगर आपको पता है कि कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है जर्नल के आंसर में, तो डिस्काउंट को क्रेडिट कर देना। तो इतना तो मैंने बता दिया कि कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, पैसा आ रहा है, तो यानी कि डिस्काउंट अकाउंट को भी आपने डेबिट ही करना है, ये हमेशा इकट्ठे चलेंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, हमेशा इकट्ठे चलेंगे। और यहां पर डेबिट हो रहा है, अगर आपको मीनिंग समझना है तो ये हम डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं, क्योंकि अगर कोई मेरे को पैसे दे रहा था 40,000, उसको मुझे 40,000 देने चाहिए थे, लेकिन क्वेश्चन में लिखा है हमें कितना पैसा रिसीव हुआ है 39,750, तो हमने फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, तो हमने तो उसको डिस्काउंट अलाउ करा ना, हमें पूरे 40,000 देता तो ज्यादा अच्छा था, लेकिन उसने थोड़े पैसे कम दिए, तो खर्चा हो गया, डिस्काउंट अलाउ मतलब नुकसान हो गया एक तरीके से, भाई मेरे को 250 रुपए कम मिले तो नुकसान हो गया। तो विद मीनिंग डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस वाले रूल से डेबिट। अगर आपको नहीं समझ आ रहा, आप क्या करो, खाली लिखो कैश अकाउंट, और कैश और डिस्काउंट साथ साथ चलेंगे, और ये अलाउड वर्ड लिखना ही मत, अपनी जर्नल में क्या लिखना, कैश अकाउंट डेबिट और डिस्काउंट अकाउंट, अलाउड वर्ड रहने देना। ठीक है, खाली डिस्काउंट अकाउंट लिख देना, वो भी बहुत बढ़िया चल जाएगा आंसर एग्जाम में। आगे कंटिन्यू करेंगे, पेड रेंट बाय चेक, सिंपल है, रेंट खर्चा है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, खर्चा देखते ही डेबिट, पेमेंट कर रहे हैं चेक से तो बैंक अकाउंट क्रेडिट, कैश का आउटफ्लो या बैंक में से अकाउंट में से पैसे कटेंगे तो हमेशा क्रेडिट, तो 37,500 आ जाएगा दोनों जगह। ऑलराइट, तो स्टार्ट करेंगे अपनी जे ट्रांजैक्शन।
ठीक है। तो अब देखो आपको डेप्रीसिएशन लगाने, तो डेप्रीसिएशन क्यों डेबिट होगा भाई, डेप्रीसिएशन डेबिट होगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस वाले रूल से, ठीक है। डेप्रीसिएशन का मतलब होता है एसेट की वैल्यू गिरना। जैसे तो हम लोग फ़ोन खरीदते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, कुछ सालों बाद उसकी वैल्यू गिर नहीं जाती। जैसे 10 लाख की गाड़ी ली, 4 साल बाद बेचोगे तो 10 लाख में थोड़ी बिकेगी, तो एसेट की वैल्यू गिर जाती है, ठीक है। तो गाड़ी होगी तो यहाँ पे व्हीकल अकाउंट लिखना। हमारे को बोल रहे हैं मशीनरी गिर रही है, ठीक है। तो मशीनरी गिर रही है तो मशीनरी को यहाँ पर हम क्रेडिट करेंगे। क्यों क्रेडिट करेंगे, क्योंकि एसेट जब भी कम होती है तो क्रेडिट करते हैं, ठीक है। रूल कौन सा लग रहा है, एसेट कम होने पे करते हैं क्रेडिट। अच्छा, अब कितने से गिरावट आई है, उसने बोला 15% से गिरावट आई है, ठीक है। तो 15% के इस अमाउंट का आपको निकालना है। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन में ना पॉइंट बी और पॉइंट सी दोनों देखने पड़ेंगे, ठीक है। पॉइंट बी में तो उसने मशीनरी खरीदी, कितने की खरीदी है, 25 लाख रुपए की, 25 लाख की मशीनरी खरीदी है। साथ साथ उसके बाद पॉइंट सी में देखोगे तो वेजेस पे करिए 48,000 की वेजेस। तो अब आपको एक बात ये समझनी है कि जो वेजेस होती है ना, ठीक है, जो अपनी वेजेस होती हैं, ये क्या होता है, जब हम एसेट खरीदते हैं और छोटा मोटा खर्चा करते हैं ना, तो वो एसेट का ही पार्ट माना जाता है। तो आपकी एसेट 25 लाख 25 लाख की नहीं मानी जाएगी, वो मानी जाएगी 25,48,000 रुपीज़ की, ठीक है। तो जब हम 15% निकालेंगे, 15% पता है किस पे निकलेगा, 25 लाख पे नहीं निकलेगा, वो निकलेगा 25,48,000 रुपीज़ के ऊपर, ठीक है। तो ये बेसिकली आपको कैलकुलेशन करनी है और इतने से वैल्यू गिरने वाली है। तो इसका जो आंसर होगा ना, वो अमाउंट आपको यहाँ पर लिखना है। तो मैं इसको एक बार ही सॉल्व करता हूँ और वो अमाउंट यहाँ पर लिखता हूँ, तो आपका एंट्री कंप्लीट हो जाएगी। तो ये सॉल्व करने पे आ रहा है 3,82,200 रुपीज़, ठीक है, 3,82,200 रुपीज़। अच्छा, अब एग्जाम में ये जो मैंने कैलकुलेशन करी है, ठीक है, ये कैलकुलेशन आपके आंसर में नहीं दिखनी चाहिए। आपके आंसर में क्या दिखेगा, डेप्रीसिएशन टू मशीनरी। ये जो मैंने कैलकुलेशन पोर्शन दिखाया ना, ये वाला, ये समझाने के लिए लिखा है। यहाँ पर ये कैलकुलेशन शो नहीं करनी, वर्किंग नोट में आप ये कैलकुलेशन शो करना, ठीक है। और डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अपने पास पार्टनर का नाम है विजय, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश इतना, बैंक इतना, फर्नीचर इतना। देखो, जब भी बिजनेस स्टार्ट होता है एंट्री आपकी वही होगी कैपिटल वाली, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कैपिटल कितना हो जाएगा, 3 लाख प्लस 40 लाख प्लस 4 लाख, तो ये कितना हो जाएगा, 43 प्लस 4 47 लाख रुपीज़ का आपके यहाँ पे कैपिटल हो जाएगा। तो कैश अकाउंट डेबिट करना है, बैंक अकाउंट डेबिट करना है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट करना है, और टू कैपिटल 47 लाख रुपीज़, ठीक है। तो ऐसे करके करेंगे। नेक्स्ट देखो क्या कह रहे हैं, बॉट गुड्स फ्रॉम भूषण ट्रेडर 30 लाख अगेंस्ट चेक इतना। देखो, आपने सामान खरीदा, ये बॉट मतलब परचेजेस का क्वेश्चन है। आपने सामान खरीदा 30 लाख रुपए का, पेमेंट करी चेक के थ्रू 15 लाख, और बैलेंस जो बाद में, देखो 30 लाख में से 15 लाख अभी दे दिए, तो बच कितने गए पैसे चुकाने के लिए, 15 लाख। तो ये कर्ज है, तो इसको बोलते हैं क्रेडिटर, ठीक है। ये कौन सा कर्जा हो गया, क्रेडिटर वाला कर्जा हो गया, यानी कि 15 लाख के क्रेडिटर। तो जर्नल में कैसे करेंगे वो आंसर में देखेंगे, बट मैं अभी तुम्हें मीनिंग बता रहा हूँ सारी ट्रांजेक्शन का। नेक्स्ट है रिटर्न गुड्स ऑफ 1,20,000 टू भूषण ट्रेडर्स। अच्छा, अब आप 30 लाख का सामान लाए, 15 लाख दे दिए, 15 लाख रह गए, तो वो जो 15 लाख रह गए ना, उसके हिसाब से करते हैं। तो 1,20,000 का अगर तुमने सामान वापसी कर दिया, तो अब तुम्हारा कर्जा कितने का रह गया, 15 लाख में से 1,20,000 हटाओगे 13,80 का, 13,80,000 का अब आपका कर्जा रह गया, ठीक है। 15 लाख पहले दिन थे, अब सामान वापसी कर दिया तो उसके पैसे थोड़ी देंगे, ठीक है। तो हमारा क्रेडिटर कम होगा। सोल्ड गुड्स टू पवन। अच्छा, क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन साइलेंट है कि कैश में माल बेचा या क्रेडिट में, और पार्टी का नेम दिए, साइलेंट क्वेश्चन, पार्टी का नेम दिए, मतलब क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, उधार पे माल बेचा है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, पेड टू भूषण ट्रेडर्स इतना एंड कैश रिसीव्ड इतना, ठीक है। तो डिस्काउंट का रेट गिवन है, क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है, कैलकुलेशन वगैरह करते हैं। फिर गिवन है गुड्स रिटर्न बाय पवन 80,000 रुपीज़, ठीक है। तो गुड्स रिटर्न बाय पवन, अच्छा पवन को माल बेचा। अच्छा देखो, डी एंट्री और आपकी एफ एंट्री कनेक्टेड है, पहले माल बेचा है ना, तो ये उसकी सेल्स रिटर्न की ट्रांजैक्शन है, ठीक है, ये वाली, सॉरी, पवन वाली सेल्स रिटर्न की ट्रांजैक्शन है। नेक्स्ट देखो, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, क्वेश्चन ने मेंशन करा है कैश में बेचा है, तो कैश में ही बेचा है, उधार नहीं है, मेंशन करेगा तो उसके हिसाब से ही चलेंगे। नेक्स्ट देखो, गुड्स गिवन है सैंपल्स इतना। अच्छा देखो, सैंपल के तौर पे देना एक तरीके से पता क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट होता है। जैसे मान लो कि कभी कभी तुमने मॉल्स वगैरह में देखा होगा, वो अपना नया प्रोडक्ट या नया फूड कुछ बनाते हैं तो वो ट्राई करवाते हैं, तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, खर्चा है। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज वाला हिसाब किताब आपको यहाँ पे लगाना है। नेक्स्ट है पेड इनकम टैक्स। इनकम टैक्स हमेशा मेरे भाई याद रखना ड्राइंग्स होता है, ठीक है। इनकम टैक्स का टैक्स अकाउंट मत खोल देना, ये ड्राइंग्स होता है। क्यों ड्राइंग्स होता है, क्योंकि ओनर की इनकम पे टैक्स है, और ओनर की इनकम, बिजनेस बोलते हैं मेरा इनकम नहीं है, ये ओनर का इनकम है, तो उसकी इनकम पे जो भी खर्चा है
वो ओनर का खर्चा माना जाएगा, बिजनेस का खर्चा नहीं माना जाएगा, इसलिए इसको हम ड्राइंग्स मानते हैं। गुड्स टेकन बाय विजय फॉर हाउस होल्ड यूज, अच्छा हाउस होल्ड यूज आ जाए, पर्सनल यूज आ जाए, सबका सब ड्राइंग्स माना जाता है। ठीक है, ये सारा ड्राइंग्स है। तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन को। ऑलराइट, तो आंसर करने से पहले मैं एक चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ कि ये जो पॉइंट ई है ना, पेड टू भूषण ट्रेडर्स वाला, यहाँ पे 1,50,000 लिखा है और कैश डिस्काउंट 2% लिख रहा है। तो क्वेश्चन को ईजी रखने के लिए, समझने के लिए, क्योंकि अभी देखो यार हम जर्नल सीख रहे हैं, तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन कैलकुलेशन वाइज ना हो जाए, कैलकुलेशन वाइज मुश्किल ना हो जाए, तो ईजी रखने के लिए मैं 2% का डिस्काउंट ना 1.5 लाख के ऊपर निकाल के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूँ। ठीक है, कोई हो सकता है दूसरे तरीके से करे, बट आप अभी मुझे लगता है इस स्टेज पर हमें सिर्फ समझना है कि जर्नल कैसे करना है। तो 2% कैलकुलेशन वाले पोर्शन को मैं इग्नोर कर रहा हूँ, 2% ना मैं इस 1.5 लाख के ऊपर निकाल कर सॉल्व करूंगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट एंट्री से। ठीक है, फॉर्मेट वगैरह ड्रॉ कर लेना। पहली एंट्री से स्टार्ट करेंगे। आकाश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ठीक है, जितनी भी एसेट्स आती हैं बिजनेस में इंट्रोड्यूस होती है सारी डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक में पैसा लाया है, बैंक अकाउंट डेबिट, फर्नीचर लाया है, फर्नीचर भी एक तरीके की एसेट है, तो जितनी भी एसेट्स होती हैं सारी हम करेंगे डेबिट, और जो लाइबिलिटी होती है वो क्रेडिट। और कैपिटल का नेचर लाइबिलिटी नेचर बताया जाता है बिजनेस में। ठीक है, अकाउंट्स में कैपिटल को लाइबिलिटी बताया जाता है, तो लाइबिलिटी बढ़ने पर क्रेडिट। तो अमाउंट के कॉलम में अमाउंट्स लिखेंगे 3 लाख, बैंक डिपॉजिट 40 लाख, और फर्नीचर कितना है 4 लाख। अब आपको ध्यान देना है कि डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट का टोटल क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ पे डेबिट का टोटल कितना है 47 लाख, तो कैपिटल कितनी हो गई 47 लाख। ठीक है, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट का टोटल इक्वल है, और अगर आप मीनिंग समझो कि भाई उसने इतना सारा पैसा इन्वेस्ट करा, तो कैपिटल का मीनिंग भी तो होता है ना कि कितना पैसा इन्वेस्ट करा, इसलिए 47 लाख यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट में देखो भाई, बॉट गुड्स फ्रॉम भूषण ट्रेडर्स अगेंस्ट चेक और बैलेंस टू बी पेड लेटर। तो हमने गुड्स खरीदे, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, खर्चे हमेशा डेबिट होते हैं, नुकसान डेबिट होते हैं, परचेजेस नुकसान है। टू भूषण ट्रेडर्स, जिससे भी सामान खरीदे उसको क्रेडिट कर रहे हैं, क्योंकि हमने फुल पेमेंट नहीं करी है, थोड़ी पेमेंट आधी पेमेंट करी है चेक के थ्रू, आधी पेमेंट हमने नहीं भी करी। तो हमने गुड्स खरीदे 30 लाख के, जिसमें से हमने 15 लाख की पेमेंट नहीं करी है और 15 लाख की पेमेंट करी है। ठीक है, आधी पेमेंट करी है और आधी नहीं करी। ठीक है, तो इसलिए हमें भूषण ट्रेडर क्रेडिट करना है, क्योंकि ये क्रेडिटर है, लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी बढ़ने पे क्रेडिट होती है, और पैसे का आउटफ्लो हो रहा है तो एसेट कम हो रही है, तो एसेट कम होने पे क्रेडिट होती है। ठीक है, तो सेकंड एंट्री भी हमने कर ली। नेक्स्ट है रिटर्न गुड्स ऑफ 1,20,000। तो यहाँ पे देखो, पर अगर हमने गुड्स खरीदे हैं तो क्या एंट्री करी, परचेजेस डेबिटेड टू भूषण। ठीक है, ये पेमेंट बैंक हटा दो, बैंक को 2 मिनट के लिए हटा देते हैं, तो क्या एंट्री करी, परचेजेस टू भूषण। अब अगर हम गुड्स इसको रिटर्न कर रहे हैं तो इसका उल्टा काम करेंगे, तो भूषण ट्रेडर जो पहले क्रेडिट है उसको करेंगे डेबिट, उल्टा करना है, रिवर्सल एंट्री पास करेंगे। ठीक है, और यहां पर ये जो परचेजेस पहले डेबिट है इसको क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। और अब आपको ये समझना है, इसको जब हम क्रेडिट करेंगे तो परचेजेस रिटर्न अकाउंट लिखेंगे। ठीक है, रिटर्न वर्ड लगा देना, खाली परचेजेस मत लिखना, रिटर्न वर्ड लिख देना साथ में, बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है। 1,20,000 का अमाउंट गिवन है, तो 1,20,000 हम लिख देंगे। इसके बाद है सोल्ड गुड्स टू पवन 4 लाख रुपीज। तो पवन को हमने गुड्स बेचे। ठीक है, तो गुड्स सेल करें, उधार पे सेल करें, तो पवन से फ्यूचर में पैसे मिलेंगे, डेटर हो गया, डेटर क्या होता है एसेट, तो एसेट बढ़ने पर डेबिट, और सेल्स करना तो फायदे की बात है, क्रेडिट और इनकम एंड गेन। ठीक है, खर्चे डेबिट होते हैं, इनकम क्रेडिट होती है, तो पवन टू सेल 4 लाख। क्वेश्चन साइलेंट है तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन मानेंगे, क्योंकि पार्टी का नेम गिवन है, पवन का नेम गिवन है। नेक्स्ट है पेड टू भूषण ट्रेडर्स 1,50,000 एंड कैश डिस्काउंट रिसीव्ड। देखो भूषण ट्रेडर्स को पेमेंट कर रहे हैं, तो डेबिट क्या होगा, भूषण ट्रेडर्स, हम अपना कर्जा चुका रहे हैं, तो कर्जा चुका रहे हैं तो लाइबिलिटी कम होने पर क्या होती है, डेबिट होती है। कर्जा चुका रहे हैं, लाइबिलिटी कम होने पर क्या होती है, डेबिट होती है। पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो टू कैश अकाउंट, और डिस्काउंट भी मेंशन्ड है, तो मैंने आपको बताया था अभी पिछले क्वेश्चन में, कैश और डिस्काउंट ऑलवेज गो टुगेदर, साथ साथ चलेंगे। तो कैश अकाउंट क्रेडिट है तो डिस्काउंट अकाउंट भी क्रेडिट होगा, तो यहां पर आप लिख सकते हो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ठीक है, कितना डिस्काउंट मिला, डिस्काउंट मिलना फायदे की बात है, आई बात समझ। तो हमने कितना पेमेंट करना है, 1,50,000 हम पे कर रहे हैं। ठीक है, 2% हमें डिस्काउंट मिला, 1,50,000 का 2% अगर आप निकालोगे तो कैसे निकलेगा, 1,50,000
इंटू 2%, ठीक है, यानी कि 2/100। तो ये सॉल्व करने पे आ जाएगा 3000 रुपीज। तो कैश में कितना पे आउट जाएगा, 1,50,000 में से 3000 का डिस्काउंट मिला तो 1,47,000 कैश में चला जाएगा। आई बात समझ में? तो पॉइंट नंबर ई यहां पर ऐसे कर देंगे। नेक्स्ट है गुड्स रिटर्न बाय पवन। आपको ऊपर एंट्री दिख रही है पवन टू सेल्स, जब पवन को सामान बेचा, गुड्स बेचा, ये एंट्री। तो अगर पवन गुड्स रिटर्न करेगा तो इसकी उल्टी एंट्री करेंगे। तो सेल्स जो पहले क्रेडिट है उसको कर देंगे डेबिट, और पवन जो पहले डेबिट है इसको कर देंगे क्रेडिट। अच्छा, अब इसमें एक चीज ध्यान रखेंगे, सेल्स अकाउंट डेबिट नहीं करेंगे, साथ में ना एक वर्ड ऐड करना होता है रिटर्न, ठीक है। तो सेल्स रिटर्न, क्योंकि सामान जब कोई वापसी करता है तो रिटर्न वर्ड आपको लिखना है। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू पवन, और अमाउंट के कॉलम में अमाउंट लिख देंगे 80,000 गिवन है, तो 80,000 यहां पर लिख देंगे। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। तो सोल्ड गुड्स फॉर कैश है तो क्या करेंगे भाई, पैसा आ गया, पैसा आने पे हमेशा डेबिट, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, ठीक है, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। तो 1,20,000 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, जितने का भी अमाउंट गिवन है। फिर कह रहा है गुड्स गिवन एज सैंपल्स। तो सैंपल्स के तौर पे गुड्स दिए, तो यहाँ तो आप यहाँ पे सैंपल्स अकाउंट लिख लो, खर्चे को हमेशा डेबिट, गुड सैंपल्स के तौर पे दे रहे हैं तो खर्चा है, खर्चा हमेशा डेबिट, या फिर आप एडवर्टाइजमेंट अकाउंट भी लिख सकते हो, दोनों वर्ड्स आपके चल जाएंगे। तो सैंपल्स अकाउंट लिखो या एडवर्टाइजमेंट अकाउंट लिखो, दोनों चल जाएंगे। और गुड्स हमने दिए एडवर्टाइजमेंट के लिए, ठीक है। अब आपको यहाँ समझना है क्रेडिट क्या होगा। मैं आपको एक चीज समझा रहा हूँ, ठीक है, ये बहुत ध्यान से समझना। ये चीज मैंने पहले भी बता रखी है लेकिन इस वीडियो में फिर से समझा देता हूँ। तो हमारी फर्म का जो गोडाउन होता है, फर्म का जो वेयर हाउस होता है, इसमें गुड्स की क्वांटिटी, यहाँ पे ना स्टॉक रखा जाता है, ठीक है। वेयर हाउस मतलब गोडाउन जहाँ पे हम सामान रखते हैं, स्टॉक मतलब जो हमने फ्यूचर में बेचना है। तो स्टॉक की क्वांटिटी बढ़ती कैसे, स्टॉक की क्वांटिटी वेयर हाउस में तब बढ़ेगी अगर हम क्या करेंगे, परचेजेस करेंगे, ठीक है, स्टॉक को खरीदेंगे तो स्टॉक की क्वांटिटी बढ़ेगी। तो जब हम खरीदते हैं सामान को तो परचेजेस अकाउंट को क्या करा जाता है, डेबिट करा जाता है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई स्टॉक की क्वांटिटी फर्म के वेयर हाउस में से कम कैसे होगी, तो ये कम तभी होगा अगर हम स्टॉक को क्या करेंगे, बेचेंगे, सेल्स अकाउंट, ठीक है, सेल्स करेंगे, बेचेंगे। तो यानी कि स्टॉक की क्वांटिटी जब कम होती है तो सेल्स करनी पड़ती है, और सेल्स अकाउंट जर्नल में क्या होता है, हमेशा क्रेडिट होता है। अब इसमें एक तीसरा सिनारियो भी है, थर्ड सिनारियो भी है जो हमारे को समझना है। थर्ड सिनारियो क्या है कि भाई बिजनेस के वेयर हाउस में से स्टॉक की क्वांटिटी कम तो हो रही है लेकिन हम माल को बेच नहीं रहे, हम सेल नहीं कर रहे, ठीक है। तो जब हम सेल नहीं कर रहे हैं और स्टॉक की क्वांटिटी वेयर हाउस में कम हो रही है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर परचेजेस कम हो रही है, हम अपनी खरीद को कम कर रहे हैं। तो हमें परचेजेस अकाउंट को क्या करना है, क्रेडिट करना है, ठीक है। परचेजेस अकाउंट को क्या करना है, क्रेडिट करना है। ये चीज आपको समझनी है। जब भी वेयर हाउस में गुड्स की क्वांटिटी कम हो और रीजन हो अदर देन सेल्स, सेल्स की अलावा सेल्स नहीं करी लेकिन फिर भी वेयर हाउस में से स्टॉक कम हो रहा है, आपको परचेजेस अकाउंट क्रेडिट करना है। तो यहां पर हम जर्नल में क्या क्रेडिट करेंगे, परचेजेस अकाउंट, ठीक है। और अमाउंट के कॉलम में अमाउंट लिख देंगे, 20,000 आपको अमाउंट गिवन है। नेक्स्ट एंट्री दे रहा है पेड इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स मैंने आपको बताया ड्रॉइंग्स मान लेना, ठीक है, ड्रॉइंग्स अकाउंट में डालेंगे। तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड, ठीक है। और फर्म के कैश बॉक्स में से पैसे निकाल रहे हैं ना टैक्स भरने के लिए, तो फर्म का पैसा तो कम हो गया, तो आउटफ्लो हमेशा कैश का क्रेडिट होता है। तो कैश अकाउंट क्रेडिट क्योंकि फर्म के अकाउंट में से पैसे निकले, और ओनर का पर्सनल एक्सपेंस है इसलिए ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट 37,500। इनकम टैक्स हमेशा ड्रॉइंग्स में जाएगा, और एक लाइफ इंश्योरेंस पेड भी आएगा ना, वो भी ड्रॉइंग्स में डालेंगे, ठीक है। वैसे इस क्वेश्चन में नहीं है, LIC भी ड्रॉइंग्स में जाएगा। फिर है गुड्स टेकन बाय आकाश फॉर हाउस होल्ड यूज 10,000। तो ये भी ड्रॉइंग्स है। तो यहाँ पे भी आपको देखो जो अभी मैंने कॉन्सेप्ट समझाया है, ऊपर ये जो फिगर भी बनी हुई है, इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे कि भाई वेयर हाउस में से गुड्स की क्वांटिटी कम हो रही है क्योंकि आकाश जो है वो ओनर है। आकाश कौन है, बिजनेस स्टार्ट करने वाला। पॉइंट नंबर ए में देखो आकाश हमारा ओनर है, बिजनेस का ओनर है। तो ये गुड्स वेयर हाउस में से निकाल के अपने घर चला गया, तो ये सेल थोड़ी होगी। तो जब भी गुड्स की क्वांटिटी कम होगी वेयर हाउस में से और रीजन होगा अदर देन सेल्स, तो परचेजेस अकाउंट आपने क्रेडिट करना है, ठीक है। क्योंकि हम ये मान के चलते हैं हमने अपनी खरीद ही कम कर दी, हमने माल ही कम खरीदा था, क्योंकि हम माल बेचा नहीं है लेकिन माल गायब हो गया वेयर हाउस में से, तो हम मान के चलेंगे हमने गुड्स खरीदे ही कम थे। तो अमाउंट 10,000 है गिवन, तो 10,000 यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है भाई। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखो संजीव ने बिजनेस स्टार्ट किए तो सिंपल एंट्री कैश टू कैपिटल, ओपन अ बैंक अकाउंट डिपॉजिटिंग 3 लाख।
मतलब फर्म से पैसा जमा कराया है, दुकान से पैसा निकाला है और बैंक अकाउंट में जमा कराया है। ठीक है, तो सिंपल है ये भी। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, ये अच्छी एंट्री, इंपॉर्टेंट एंट्री है। इन्वेस्टेड इन शेयर्स पर्सनल, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। पर्सनल बच्चे पढ़ते नहीं और कंफ्यूज हो जाते हैं। पेड आउट ऑफ सेविंग्स अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट होता है आपका घर वाला। देखो जो अभी तुम 18 साल के हो गए ना, आज से 2 साल बाद, तो तुम जो अकाउंट खोलोगे ना अपना बैंक में जाके, वो सेविंग अकाउंट होता है। फर्म का जो अकाउंट होता है ना, फर्म का जो बैंक अकाउंट होता है वो होता है करंट अकाउंट। ठीक है, याद रखना, घर का हाउस होल्ड वाला सेविंग्स अकाउंट होता है, बिजनेस का जो अकाउंट होता है वो करंट अकाउंट होता है। तो सेविंग अकाउंट मतलब घर में से पैसे निकाले और घर का ही कोई खर्चा किया, पर्सनल मतलब घर का ही कोई खर्चा किया। तो ये बिजनेस का खर्चा है ही नहीं, तो ये क्या है, नो एंट्री है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, नो एंट्री हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, बॉट गुड्स फॉर 3 लाख, पेड हाफ बाय कैश एंड हाफ बाय चेक। ठीक है, तो गुड्स खरीदे हैं 3 लाख रुपए के, तो सिंपल है, परचेजेस अकाउंट टू कैश टू बैंक, सिंपल है। पेड कैरेज फॉर अनलोडिंग द टिम्बर, कैरेज होता है ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, तो सामान उतारने का, अनलोड करने का। ठीक है, सामान अनलोड करने का, लेबर का जो भी, या गाड़ी का। ठीक है, कैरेज का खर्चा कितने, 5,000 रुपये है। बैंक चार्जेस 2,000, मतलब बैंक चार्जेस क्या, एक एक्सपेंस होता है। ठीक है, और ये पे किसको करा जाता है, बैंक अकाउंट वालों को पे करा जाता है जिनके यहाँ बैंक खुलाया हुआ है, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक। इस बैंक को हम 2,000 रुपये दे रहे हैं जहाँ भी हमारा अकाउंट खुला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है, गुड्स ऑफ 15,000 वर यूज टू मेक फर्नीचर एंड वेजेस पेड 5,000 रुपीज। ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से, ये भी इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई एसेट बनाई जाएगी, मेक कर रहे हैं ना, कोई एसेट बनाई जाएगी और उसको बनाते हुए जो भी छोटा मोटा खर्चा होगा, एसेट बनाते हुए जो भी छोटा मोटा खर्चा होगा वो एसेट में ही जोड़ा जाएगा, वो एसेट की वैल्यू में ही जोड़ा जाएगा। तो यहाँ पे फर्नीचर की कीमत हो जाएगी 15 + 5 20,000 रुपये। ठीक है, 15 नहीं 20,000 रुपये खर्चा जोड़ना है। नेक्स्ट है डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। अच्छा, डिविडेंड का मीनिंग पता होना चाहिए जिसको नहीं पता। कभी कभी क्या होता है, हम लोग शेयर्स में पैसा लगाते हैं, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं, तो स्टॉक मार्केट में जिस भी कंपनी में पैसा लगाया, अगर उसने प्रॉफिट कमा लिया तो वो अपने शेयर होल्डर को कुछ प्रॉफिट का हिस्सा देते हैं। ठीक है, कंपनी अपने शेयर होल्डर को कुछ हिस्सा देते हैं प्रॉफिट का, उसी को डिविडेंड बोलते हैं। तो ये इनकम है। ठीक है, फायदे की बात है। डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक 5,000 रॉन्गली क्रेडिटेड इन फर्म्स अकाउंट। ठीक है, तो रॉन्गली क्रेडिटेड इन फर्म्स अकाउंट यहाँ पर लिख रहा है, मैं इस पोर्शन को कर रहा हूँ इग्नोर, क्योंकि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स वाले चैप्टर में हम इन सब चीज़ों को करेंगे। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर तुम्हारा एक चैप्टर आने वाला है, वहाँ करेंगे इन चीज़ों को। अभी मैं सिंपल एंट्री कर रहा हूँ कि डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक अगर आ गया तो क्या करना है। ठीक है, तुम्हारे को पेपर में भी यही आता है, डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक है। ये रॉन्गली वॉन्गली वाली चीज़ें ना अलग चैप्टर का पार्ट है, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना, और रटवाने वाला मैं काम करना नहीं चाहता। ठीक है, तो इसकी यानी कि इनकम की एंट्री कर लेंगे, खाली डिविडेंड कलेक्ट होने की एंट्री कर लेंगे। फिर है न्यू पार्टनर, जो संजीव है, सोल्ड हिज पर्सनल, न्यू पार्टनर बोल दिया मैंने गलती से, ओनर ऑफ द बिजनेस, ये तो ओनर है। ओनर जो संजीव है उसने अपना पर्सनल स्कूटर बेचा, 35,000 रुपये उसके पास है। पर्सनल स्कूटर बेचने की कोई एंट्री नहीं करनी, क्योंकि हम तो बिजनेस की बुक्स बना रहे हैं, तो पर्सनल चीज़ों की एंट्री नहीं करनी। मेन एंट्री क्या करनी है, वो उसने पैसा फर्म में जमा कराया है। ठीक है, तो ये इन्वेस्टमेंट करी है, बैंक टू कैपिटल, फर्म में पैसा जमा कराया। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन को। स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन को। फर्स्ट एंट्री क्या होगी भाई, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्री तो अब तक हमें याद ही हो गई है। कैश अकाउंट एसेट है तो डेबिट, कैपिटल लाइबिलिटी है तो क्रेडिट। 5 लाख रुपीज से इसने बिजनेस स्टार्ट किया, तो अमाउंट से कॉलम में अमाउंट लिख देंगे। नेक्स्ट है, उसने यही पैसा जमा करा दिया है बैंक में, तो बैंक बैलेंस बढ़ गया, तो एसेट बढ़ने पे डेबिट, और हमारी दुकान में से कैश कम हो गया, शॉप में से पैसा कम हो गया, तो कैश अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, 3 लाख आ जाएगा दोनों जगह, 3 लाख 3 लाख। इसके बाद है पॉइंट सी। पॉइंट सी मैंने आपको समझा दिया, नो एंट्री, तो इसको छोड़ना नहीं है, पर्टिकुलर्स कॉलम में लिख कर आना है नो एंट्री, वरना मार्क्स कट जाएंगे। इसको छोड़कर मत आना, ऐसे लिख कर आना जैसे मैंने लिखा। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट है बॉट गुड्स, और गुड्स खरीदे, टिम्बर खरीदी है, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट, गुड्स खरीदना खर्चा है, तो परचेजेस अकाउंट डेबिटेड। आधी पेमेंट करी है कैश से, आधी पेमेंट चेक से, तो चेक के लिए हम वर्ड क्या यूज करते हैं, बैंक अकाउंट, तो टू बैंक अकाउंट, चेक से पेमेंट के लिए बैंक अकाउंट। टोटल सामान खरीदा है 3 लाख का, आधा आधा इसका करेंगे तो 1,50,000 क्रेडिट इधर, 1,50,000 का क्रेडिट इधर। नेक्स्ट है पेड कैरेज। कैरेज क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा। ठीक है, तो खर्चा है तो डेबिट, खर्चे हमेशा डेबिट,
कैरेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, और अमाउंट के कॉलम में अमाउंट लिख देंगे 5000, ठीक है, तो 5000 लिख देंगे। इसके बाद आएगा एफ बैंक चार्जेस, तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिटेड, ठीक है, ये भी खर्चा है, बैंक चार्जेस पे करना खर्चा है। और यहाँ पे क्रेडिट में कैश अकाउंट मत लिखना, यहाँ पे बैंक अकाउंट लिखना, क्योंकि बैंक ने अगर आपके अकाउंट से पैसे काटे ना तो बैंक अकाउंट में से कटेंगे, उसको कैश नहीं चाहिए, वो आपके अकाउंट में से डायरेक्टली पैसे काट देगा। तो बैंक अकाउंट क्रेडिट करेंगे 2000। नेक्स्ट जी पॉइंट में कह रहा है गुड्स यूज करके हमने फर्नीचर बनाया, तो क्रिएशन ऑफ एसेट है, तो एसेट जब भी क्रिएट होगी तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे डेबिट कितने से होगा भाई, मैंने आपको बताया 15,000 का फर्नीचर और वेजेस इसी में ऐड कर दो, क्योंकि जब भी एसेट बनेगी तो छोटे मोटे खर्चे ऐड कर देंगे, तो 20,000 आ जाएगा। क्रेडिट क्या करेंगे भाई, क्रेडिट करेंगे जितने अमाउंट के गुड्स यूज करें, ठीक है, तो गुड्स कितने अमाउंट के यूज करें उसके लिए आप लिखोगे परचेजेस अकाउंट, और जितना भी अमाउंट आपने वेजेस के लिए कैश की फॉर्म में दिया है उसके लिए आप क्रेडिट करोगे कैश अकाउंट। काफी अच्छी एंट्री है ये, तो बहुत ध्यान से लिखेंगे, ठीक है। परचेजेस क्यों क्रेडिट होगा, इसका रीजन वही है, जब भी वेयर हाउस में से गुड्स की क्वांटिटी कम होगी और रीजन होगा अदर देन सेल्स, तो स्टॉक कम होगा और रीजन होगा अदर देन सेल्स, तो परचेजेस अकाउंट क्रेडिट होगा। वेजेस का जो पेमेंट करा है कैश की फॉर्म में, वेजेस हमने पे करे हैं ना कैश की फॉर्म में, तो उसके लिए कैश फॉर्म का कम हुआ है, तो कैश अकाउंट क्रेडिट। और ऊपर वेजेस अकाउंट नहीं शो करेंगे, खाली फर्नीचर अकाउंट शो करेंगे, क्योंकि एसेट बनते टाइम छोटे मोटे खर्चे एसेट में ही डालने हैं। तो 15,000 की गुड्स की वजह से एसेट फर्नीचर प्लस 5,000 की वेजेस, तो 20,000। क्रेडिट में आएगा 15,000 परचेजेस के सामने, और कैश का पे आउट जो हुआ है 5,000 का वो यहां पर आ जाएगा। तो जी पार्ट हमने कंप्लीटली कर लिया। नेक्स्ट है डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक 5,000, सिर्फ इतना करेंगे डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, आगे का इग्नोर करना है। तो फर्म के पास पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिटेड, क्रेडिट करेंगे टू डिविडेंड, क्रेडिट करेंगे टू डिविडेंड। डिविडेंड इनकम होता है, इनकम आर ऑलवेज क्रेडिटेड, खर्चा जैसे ही डेबिट कराता हो ना तो वैसे इनकम को आपने हमेशा क्रेडिट करना है, तो डिविडेंड अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अमाउंट के कॉलम में अमाउंट लिख देंगे 5,000 बोथ साइड्स। नेक्स्ट है भाई, मैंने आपको बताया तेजवीर ने स्कूटर बेचे और फर्म के बैंक अकाउंट में पैसा जमा कराया, तो बैंक अकाउंट होगा डेबिट, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि एसेट बढ़ने पर डेबिट। और ये क्या है, इन्वेस्टमेंट है ना, घर से पैसा लाया, ये इन्वेस्टमेंट है, तो कैपिटल अकाउंट होगा क्रेडिट। और अमाउंट के कॉलम में आप अमाउंट लिखोगे 35,000 बोथ साइड्स। तो क्वेश्चन हमारा डन है, ठीक है। अच्छे से पढ़ रहे हो भाई, चैनल को शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो पहले मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, ट्रांजैक्शंस के मीनिंग हम लोग समझेंगे, और उसके बाद इसकी जर्नल एंट्रीज करेंगे रजिस्टर पे। तो पहला पार्ट है सुरेखा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 5 लाख। तो ये तो हम कर ही चुके हैं कि बिजनेस जब भी स्टार्ट होता है तो कैश अकाउंट डेबिट और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, ये वाली जर्नल तो हर क्वेश्चन में आती है, पहला एंट्री यही होती है। नेक्स्ट है बॉट गुड्स फ्रॉम गोयल सन्स फॉर 3 लाख, पेड हाफ बाय कैश। अगर हमने हाफ पेमेंट बाय कैश करी, इसका मतलब है हमने आधी पेमेंट नहीं करी, ठीक है, तो बाकी क्या हो गया, क्रेडिट हो गया, ये इतना हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है सोल्ड गुड्स टू सोनिका फॉर 1 लाख, रिसीव्ड 60,000 इमीडिएटली। अगेन अगर 60,000 मिले हैं अभी, तो इसका मतलब है रिमेनिंग 40,000 नहीं मिले, तो 40,000 क्या हो गया, क्रेडिट हो गया, उधार हो गया, ठीक है। 10% ऑफ द गुड्स रिटर्न बाय सोनिका बीइंग डिफेक्टिव। तो सी पार्ट और डी पार्ट अगर आप ध्यान से देखो ये इंटरकनेक्टेड है। सी पार्ट में हमने सोनिका को गुड्स सेल करे हैं, और डी पार्ट में सोनिका ने गुड्स रिटर्न करें, ठीक है। तो 10% कितना होगा भाई, 1 लाख का 10% यानी कि 10,000, ठीक है। 1 लाख का इंटू 10/100, 10% मतलब 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 10/100, तो 10,000 के गुड्स रिटर्न हुए। तो सी पार्ट अगर आप कर पाओगे जर्नल, तो डी पार्ट की इसकी उल्टी एंट्री होगी सी की, ठीक है। सी की रिवर्सल एंट्री पास करेंगे डी में। नेक्स्ट है पेड टू गोयल सन्स 1,49,000 इन फुल सेटलमेंट। अब आप ध्यान से देखो, जो पॉइंट बी है और पॉइंट ई है ये इंटरकनेक्टेड है, ठीक है, क्योंकि पॉइंट बी में हमने 3 लाख का सामान खरीदा है, जिसमें से आधे पेमेंट दिए है, आधे पैसे दिए हैं, तो आधे जो नहीं दिए वो कितना हो गया, 1,50,000 नहीं दिया, 1,50,000 दिया और 1,50,000 नहीं दिया। अब ये पॉइंट ध्यान से देखो, कह रहे पे करा है हमने 1,49,000, हमें तो भाई 1,50,000 देना था, लेकिन हमने कितना पे करा, 1,49,000, और फिर कह रहे इन फुल सेटलमेंट। यानी कि जब भी क्वेश्चन में फुल सेटलमेंट वर्ड आ जाए, आप समझ जाना कि क्वेश्चन में डिस्काउंट अकाउंट ओपन करना है, ठीक है। क्वेश्चन में डिस्काउंट अकाउंट ओपन करना है, मतलब ये जो 1,000 का डिफरेंस है ये डिस्काउंट में चला गया, डिस्काउंट हो गया 1,000 रुपए का, ठीक है। आई बात समझ में, जब भी फुल सेटलमेंट वर्ड आएगा डिस्काउंट अकाउंट ओपन करना है जर्नल में, याद से, बहुत ध्यान से।
नेक्स्ट है अमाउंट ड्यू फ्रॉम सोनिका इज नॉट रिसीवेबल। देखो सी पार्ट में सोनिका से, देखो सी पार्ट और एफ पार्ट इंटरकनेक्टेड है, ये सी से इंटरकनेक्टेड है एफ पार्ट। देखो एफ में कह रहा है कि सोनिका से पैसा जो मिलना था वो नहीं मिलेगा, नॉट रिसीवेबल मतलब नहीं मिलेगा। तो अगर किसी से पैसा नहीं मिलेगा तो पैसा डूब गया, इसको हम अकाउंट्स की लैंग्वेज में बोलते हैं बैड डेट्स। ठीक है, अगर आपको पैसा मिलना था और पैसा अब नहीं मिल रहा, पैसा डूब गया, तो इसको क्या बोलेंगे, बैड डेट्स। ठीक है, अब ये कितनी हो गई, इसकी अमाउंट कैलकुलेट करने की समझते हैं। तो पॉइंट सी में देखो सोनिका को जब हमने गुड्स बेचे 60,000 60,000 मिल गए, 40 नहीं मिले, तो इसका मतलब 40,000 डूब गए। थोड़ा ध्यान से देखो, पॉइंट डी में कह रहा है भाई 10,000 के तो उसने सामान वापसी करा, तो पहले हमें उससे लेने थे 40,000 रुपए, लेकिन पॉइंट डी में उसने 10,000 का सामान वापसी करा, तो हमें उससे अब कितने लेने हैं, 30,000 लेने हैं, और वो 30,000 हमारे को अब नहीं मिलेंगे, तो हमारी बैड डेट्स हो जाएगी 30,000 रुपीज की। तो पॉइंट सी, पॉइंट डी, पॉइंट एफ तीनों सोनिका से रिलेटेड है, तो तीनों को एक बार ध्यान से समझेंगे तभी हमारे को अमाउंट कैलकुलेट करना आएगा। नेक्स्ट है पेड रेंट 15,000। अब हमने रेंट पे करा, 2/3 ऑफ द प्रेमिसेस इज ऑक्यूपाइड फॉर ओन यूज। ओन यूज मतलब पर्सनल यूज, फर्म के लिए यूज नहीं करा, तो इसके लिए ड्रॉइंग्स ओपन करेंगे और जितना खर्चा, जितना रेंट फर्म के लिए था उसके लिए रेंट अकाउंट ओपन करेंगे। ठीक है, घर खर्च के लिए, ओन यूज के लिए ड्रॉइंग्स अकाउंट, जो रेंट फर्म के लिए पे किया गया उसके लिए ही सिर्फ रेंट अकाउंट ओपन करेंगे। तो अच्छा क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं इसकी जर्नल एंट्रीज को। पहली एंट्री तो सेम है भाई, सुरेखा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, 5 लाख लगा देंगे दोनों जगह, 5 लाख 5 लाख। ठीक है, इसके बाद पॉइंट बी, बॉट गुड्स फ्रॉम गोयल सन्स, पेड हाफ बाय चेक। तो गुड्स खरीदना तो खर्चा है, तो परचेजेस अकाउंट होगा डेबिट, खर्चे हमेशा डेबिट, टू गोयल सन्स। ठीक है, गोयल सन्स इसलिए क्रेडिट हो रहा है क्योंकि भाई आधी पेमेंट हमने नहीं करी, तो लाइबिलिटी है, कर्ज है, बाद में करेंगे, क्रेडिटर है। ठीक है, और जो पेमेंट करी है उसके लिए कैश अकाउंट क्रेडिट, पेमेंट करेंगे कैश का आउटफ्लो, कैश अकाउंट क्रेडिट। तो 3 लाख की टोटल परचेजेस है, आधी पेमेंट करी है यानी कि 1,50,000 पे करे, तो आधी पेमेंट नहीं भी करी, इसका मतलब है आधी पेमेंट नहीं भी करी, तो 1,50,000 क्रेडिटर हो गया। पॉइंट सी, सोल्ड गुड्स टू सोनिका, तो एंट्री होगी सोनिका डेबिटेड। ठीक है, सोनिका डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, सोनिका डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट करेंगे, लेकिन सोनिका ने कुछ पेमेंट करी भी है, तो कैश अकाउंट भी डेबिट करेंगे। आप जर्नल ध्यान से देखो, 2 डेबिट हो गए, यहाँ पे 2 डेबिट हो गए और 1 क्रेडिट। सोनिका डेबिट इसलिए क्योंकि इससे फ्यूचर में पैसा मिलेगा, तो एसेट बढ़ने पर डेबिट। ठीक है, एसेट बढ़ने पर डेबिट, और कैश अकाउंट इसलिए डेबिट क्योंकि पैसा रिसीव हो रहा है, तो ये भी सेम रूल, एसेट बढ़ने पर डेबिट, मॉडर्न रूल्स के हिसाब से मैंने बताया। और सेल्स क्या है भाई, फायदे की चीज है, फायदा है सेल्स करना, तो अच्छी बात है, तो क्रेडिट होती है, इनकम और गेन हमेशा क्रेडिट होते हैं। तो सेल्स हमने करी है 1 लाख की, तो सेल्स के सामने 1 लाख, 60,000 कैश की फॉर्म में मिल रहा है, तो कैश के सामने 60, जो बाद में मिलेगा वो अपने आप 40 हो गया, तो 40,000 सोनिका से डेबिट। तो सोनिका कौन सी एसेट है, डेटर, टाइप ऑफ एसेट कौन सी है, ये डेटर है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट डी पॉइंट पे, कह रहे 10% ऑफ द गुड्स रिटर्न बाय सोनिका बीइंग डिफेक्टिव। तो हमने सी पॉइंट में माल बेचा, डी पॉइंट में इसका उल्टा काम हो रहा है, पहले सेल्स करा, अब हो रही है सेल्स रिटर्न, तो एंट्री भी उल्टी, सोनिका टू सेल्स की उल्टी एंट्री, पहले सेल्स क्रेडिट है तो सेल्स हो जाएगा डेबिट, और सोनिका पहले डेबिट है, सोनिका हो जाएगी क्रेडिट। अब आप खुद सोचो ना, अगर उसने 40,000 रुपए देने थे और उसमें से अगर वो कुछ सामान वापसी कर दे, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट करेंगे। और मैं ये कहना चाहता हूँ, जितने सामान वो वापसी कर देगी उतने पैसे हमें उससे नहीं लेने। तो अगर उसने 10,000 के गुड्स वापसी कर दी हमारे को, तो उसकी वो पैसे थोड़ी देगी, जो गुड्स वो वापसी कर देगी उसके वो पैसे ही नहीं देगी। तो पहले हम उससे 40,000 कलेक्ट कर रहे थे, अब हमें उससे 10,000 कम कलेक्ट करने, यानी कि अब हम उससे 30,000 कलेक्ट करने, जो कि बाद में जाकर हमें पता चल जाएगा कि वो बैड डेट्स हो गए। नेक्स्ट है पेड टू गोयल सन वाली फुल सेटलमेंट। मैंने आपको बताया पेमेंट कर रहे हैं, तो पेमेंट कर रहे हैं तो कर्जा चुका रहे हैं। ठीक है, लाइबिलिटी पे ऑफ कर रहे हैं तो कर्जा चुका रहे हैं, यानी कि हमारी लाइबिलिटी कम हो रही है, कर्जा कम हो रहा है, कर्जा चुका रहे हैं। लाइबिलिटी कम होने पे हमेशा डेबिट करते हैं, उस लाइबिलिटी को कम डेबिट करते हैं जो लाइबिलिटी कम हो रही है। ठीक है, तो लाइबिलिटी कम होने पर डेबिट, और वही लाइबिलिटी को डेबिट करना है जो लाइबिलिटी आपकी कम हो रही है। साथ में आप क्रेडिट करोगे, कर्जा चुकाया कैसे जाएगा, पेमेंट करके, तो टू कैश अकाउंट, पैसे का आउटफ्लो हमेशा क्रेडिट, पैसा बाहर जाएगा फर्म के हमेशा क्रेडिट। और
साथ में डिस्काउंट इन्वॉल्व है ना, फुल सेटलमेंट मतलब डिस्काउंट। मैंने आपको बताया कैश और डिस्काउंट साथ साथ चलेंगे, तो कैश क्रेडिट तो डिस्काउंट अकाउंट भी क्रेडिट करना है, ठीक है। कैश और डिस्काउंट साथ साथ चलेंगे, कैश क्रेडिट डिस्काउंट क्रेडिट, कैश डेबिट डिस्काउंट डेबिट। कितना पेमेंट करना है भाई, लिख रहे हैं ना पेड 1,49,000। पेड वर्ड का मतलब है कि कैश की फॉर्म में कितना पैसा बाहर गया, 1,49,000, तो कैश के सामने लिख देंगे 1,49,000, ठीक है। अब आप देखो पॉइंट नंबर बी, मैं आपको एक बारी कॉपी ऊपर करके दिखाता हूं। पॉइंट नंबर बी, पॉइंट नंबर बी में जब हमने गुड्स खरीदे थे तो गोयल सन हमारा कर्जा चढ़ा था, लाइबिलिटी इंक्रीज हुई थी, ठीक है। तो कितना पैसा देना है, 1,50,000। तो पहले गोयल सन क्रेडिट है 1,50,000 से, यानी कि ये जो नीचे एंट्री हम कर रहे हैं यहाँ पे ये डेबिट होगा 1,50,000 से। कर्जा चुका रहे हैं ना अब हम, तो पहले कर्जा 1,50,000 का था, अब कर्जा चुका रहे हैं तो 1,50,000 ही चुकाएंगे। साथ में पेमेंट करिए, पेमेंट करके चुका रहे हैं, और रिमेनिंग अमाउंट देखो 1,50,000 किसी को देने हैं, 1,49,000 आपने दिए हैं और फुल सेटलमेंट वर्ड लिखा है, तो इसका मतलब आपने 1,000 कम दिया ना, तो 1,000 का आपका डिस्काउंट हो जाएगा, ठीक है। और टोटल देखो डेबिट का टोटल और ये क्रेडिट की दोनों आइटम्स का टोटल भी मैच कर जाएगा। नेक्स्ट है अमाउंट ड्यू फ्रॉम सोनी का नॉट रिसीवेबल। तो ये मैंने आपको बता दिया कि पैसा अगर नहीं मिल रहा तो क्या बोलेंगे, बैड डेट्स अकाउंट, नुकसान हो गया। खर्चे को हमेशा डेबिट करेंगे और क्रेडिट करेंगे सोनिका को। सोनिका को इसलिए क्रेडिट कर रहे हैं कि भाई अब हमारी एसेट खत्म हो गई, अब हमें सोनिका से पैसे मिलने तो है नहीं, तो हम उससे उम्मीद क्यों रखें, तो एसेट खत्म हो गई, यानी कि क्रेडिट द गिवर। इसने हमें क्या दिया, कुछ भी नहीं, ठीक है। क्रेडिट द गिवर मतलब इसने हमें कुछ नहीं दिया। तो कितने पैसे डूबे, 30,000 डूबे। ये मैं आपको 2 बारी क्वेश्चन डिस्कस करते समझा चुका हूं कि 30 कैसे आया। 40,000 इससे कलेक्ट करने थे, 10,000 के गुड्स इसने वापसी करे, तो अल्टीमेटली हमें इससे 30,000 लेने थे जो इसने नहीं दिए, ठीक है। तो बैड डेट्स हो गई। नेक्स्ट है रेंट की, पेड रेंट और 2/3 ऑफ द प्रेमिसेस ऑक्यूपाइड फॉर ओन यूज। अब आप देखो अगर आपने रेंट पे करा है तो खर्चा है फर्म के लिए, तो रेंट अकाउंट होगा डेबिट, ठीक है। लेकिन सारा रेंट फर्म ने नहीं यूज किया, सारी प्रॉपर्टी मतलब बिजनेस का रेंट नहीं सारा था, कुछ रेंट उसका, मतलब मान लो घर भी उसका रेंट पर था, ठीक है। तो उसने जो घर का रेंट दिया है ना, वो फर्म अपना खर्चा नहीं मानेगी। फर्म कहेगी भाई तुमने पैसे तो भले ही निकाल लिए शॉप में से, तो कैश अकाउंट तो हम क्रेडिट कर देंगे क्योंकि फर्म का पैसा निकले, बट फर्म के लिए वो पैसा यूज नहीं हुआ, तो फर्म के लिए वो पैसा यूज नहीं हुआ, इसलिए उसके लिए हम क्या करेंगे, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट करेंगे। तो जो पैसा निकला और फर्म के लिए यूज हुआ, ठीक है, फर्म के लिए रेंट की फॉर्म में यूज हुआ, तो वो चीज हम रेंट की फॉर्म में डेबिट करेंगे। जो पर्सनली यूज हुआ है, चाहे रेंट ही दिया है लेकिन उसने घर का रेंट दिया है, तो उसके लिए हमारे को ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट करना है, ठीक है। तो 15,000 का कैश का पे आउट हुआ है, तो क्रेडिट होगा 15,000, ठीक है, क्रेडिट होगा 15,000। 15,000 में से कह रहे 2/3 ऑफ द प्रेमिसेस ऑक्यूपाइड फॉर ओन यूज। तो ओन यूज मतलब 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 2/3, तो 10,000 उसकी ड्रॉइंग्स हो गई। और ये कैसे आएगा, देखो ये अमाउंट डेबिट का ये मिसिंग है ना, ये कैसे आएगा, हमें पता है क्रेडिट का टोटल और डेबिट का टोटल बराबर होगा, तो डेबिट में 10,000 है, क्रेडिट में 15,000 है, तो यहाँ पे मिसिंग फिगर कितनी है, 15,000 माइनस 10,000, ठीक है। इस टोटल में से इस टोटल को माइनस किया, 5,000 आ जाएगा, ठीक है। तो अब डेबिट का टोटल भी 15 हो गया, क्रेडिट का टोटल भी 15,000 हो जाएगा। आई बात समझ में, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। इसके बाद डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। सभी क्वेश्चंस में मैं क्या कर रहा हूं, पहले क्वेश्चन ट्रांजैक्शन समझ रहे हैं, क्या ट्रांजैक्शंस में कह रहे हैं, और उसके बाद हम जर्नल करेंगे। तो इसमें भी हम वैसे ही करेंगे, पहले ट्रांजैक्शन समझते हैं। तो पहला पॉइंट कह रहा है मुस्कान स्टार्टेड बिजनेस विद कैश इतना 3 लाख, स्टॉक 5 लाख, बिल्डिंग 25 लाख। तो बिजनेस उसने स्टार्ट किया भाई, इतने पैसे लगाए, तो कितने लगाए, 3 लाख कैश, 5 लाख स्टॉक, यानी कि 8 लाख यहां तक हो गए, और 25 लाख की बिल्डिंग। तो टोटल इन्वेस्टमेंट हो गई 33 लाख की, तो यानी कि कैपिटल कितनी लगा दी, 33 लाख रुपीस की कैपिटल लगा दी। कंस्ट्रक्शन ऑफ पावर बैक रूम, इसको लैंड एंड बिल्डिंग में डाल देंगे, ठीक है। 1 लाख रुपए की लैंड एंड बिल्डिंग बन गई है, ठीक है। नेक्स्ट है पेड इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर स्टॉक इतना, सेल्फ इतना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट सी में गलतियां हो जाएंगी। इंश्योरेंस प्रीमियम आपको ये समझना है, स्टॉक 15,000 मतलब ये तो फर्म का खर्चा है, स्टॉक तो फर्म का होता है। सेल्फ मतलब ओनर का खर्चा है, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस ओनर की करा दी, तो लाइफ इंश्योरेंस ओनर की करा दी ना, इसको 7,000 को तो डाल दो ड्रॉइंग्स में, और बाकी इंश्योरेंस को आप डाल दोगे इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट या इंश्योरेंस एक्सपेंसेस अकाउंट में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट सी मार्क कर लेना, इसमें गलती हो सकती है। नेक्स्ट है गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 80,000 इंश्योरेंस क्लेम लॉन्च्ड। देखो
कह रहा है आपने जो स्टॉक खरीद रख के वेयर हाउस में रखा हुआ है इसमें आग लग गई और गुड्स जल गए, तो नुकसान हो गया ना, ये तो लॉस है, प्योर लॉस है कि आप गुड्स जल गए आग से। और अभी हमने पिछली एंट्री में इंश्योरेंस कराई थी, तो हमने इंश्योरेंस क्लेम लॉन्च किया। लॉन्च का मतलब है हमने इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म करा है कि भाई हमारे यहाँ आग लगी है, गुड्स जल गए और अब हमारे को पैसे दे दो। इंश्योरेंस का मतलब होता है कि अगर हमारा कुछ नुकसान हो जाए तो वो नुकसान हमें नहीं सहना पड़ेगा, हमें उस नुकसान के बदले में पैसा मिल जाएगा, कैश मिल जाएगा इंश्योरेंस कंपनी से। ये मीनिंग होता है इंश्योरेंस क्लेम करने का, ठीक है। इंश्योरेंस क्लेम करा मतलब हम अपना नुकसान का पैसा रिकवर कर रहे हैं इंश्योरेंस कंपनी से। नेक्स्ट है कमीशन रिसीव्ड 25,000, 20% बीइंग रिसीव्ड इन एडवांस। तो 20% कमीशन एडवांस में आ गई है और टोटल कमीशन मिली है 25,000। तो 25,000 में से 20% एडवांस मतलब 25,000 मल्टीप्लाइड बाय 20/100 यानी कि 5,000 रुपीज क्या है, एडवांस है। नेक्स्ट है इंश्योरेंस कंपनी पेड 80% इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। अब आप ध्यान से देखो, हमने इंश्योरेंस कंपनी से पॉइंट डी और पॉइंट एफ, पॉइंट डी और पॉइंट एफ इंटरकनेक्टेड है। इंश्योरेंस कंपनी से हमने 80,000 मांगे, मेरा नुकसान 80 का हुआ तो मैंने 80,000 मांगे, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने पूरे 80,000 नहीं दिए, जितने मांगे उसका 80% दिया। मतलब 80,000 का 80% इंश्योरेंस कंपनी ने दिया, इसका मतलब है 20% उन्होंने नहीं दिया। तो ये कितना हो गया, 64,000 उन्होंने दिए हैं और 16,000 उन्होंने नहीं दिए, ठीक है। 80% दिया ना, 80% निकाला तो 64 दिए हैं, 16,000 उन्होंने नहीं दिए। तो जो 16,000 रुपए उन्होंने नहीं दिए हैं वही फर्म का रियल लॉस हो जाएगा, एक्चुअल नुकसान हो जाएगा। पहले नुकसान हुआ 80,000 का, लेकिन क्योंकि इंश्योरेंस थी तो इंश्योरेंस कंपनी ने 64,000 दे दिए, तो बचे कुछ जो इंश्योरेंस कंपनी ने नहीं दिए वही हमारा असली का नुकसान है। नेक्स्ट पॉइंट है सैलरी इज पेड 48,000 एंड ड्यू 22,000। तो सैलरी पे भी करी और कुछ पैसा ड्यू है। ड्यू मतलब आउटस्टैंडिंग, तो आउटस्टैंडिंग मतलब कर्जा है, बाद में पे ऑफ करेंगे। नेक्स्ट है प्रोवाइड डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है, एसेट की वैल्यू में फॉल आ जाना। तो एसेट की वैल्यू गिर गई है, बिल्डिंग की वैल्यू गिर गई है 10% से, ठीक है। तो बिल्डिंग की वैल्यू वो जो पावर बैक रूम था ना 1 लाख वाला, ये उसी की बात कर रहा है। तो 1 लाख का 10% निकाल दोगे, 10,000 रुपीज से आपकी डेप्रिसिएशन चार्ज करने की एंट्री हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को, स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन को, ठीक है। तो बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्री क्या होती है, जितनी भी एसेट्स होती हैं आपने डेबिट करनी है। तो कैश अकाउंट डेबिटेड 3 लाख, साथ साथ क्या है स्टॉक, तो स्टॉक को भी डेबिट कर दो, स्टॉक अकाउंट डेबिटेड 5 लाख, साथ साथ वो कौन सी एसेट लाई है, बिल्डिंग, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड, बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड 33 लाख, सॉरी 25 लाख। बिल्डिंग कितने की, 25 लाख की। तो इन तीनों का आइटम्स का टोटल कितना हो गया, 33 लाख। तो टोटल इन्वेस्टमेंट उसने फर्म में कितनी कर दी, बिजनेस में कितनी कर दी, 33 लाख, ठीक है। तो ये हो जाएगा 33 लाख रुपीस, तो ये यहां पर आ जाएगा। नेक्स्ट है पॉइंट बी, कह रहा है कंस्ट्रक्शन ऑफ पावर बैक रूम 1 लाख, ठीक है। तो पावर बैक रूम 1 लाख कितना हो गया भाई, अमाउंट तो ठीक है, हमारे पास कैश अकाउंट क्रेडिट है, पैसा जा रहा है तो कैश अकाउंट क्रेडिट है। अब यहाँ पे डेबिट का थोड़ा सोचना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या लिखे, ठीक है। तो पावर बैक रूम को ना मैं लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट में ही डाल रहा हूँ, ठीक है। तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट में डाल रहा हूँ, या फिर खाली बिल्डिंग अकाउंट भी आप लिख सकते हो। लैंड एंड बिल्डिंग लिखो या फिर खाली बिल्डिंग अकाउंट भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो बिल्डिंग अकाउंट में ही डाल दिया हमने, कुछ कंस्ट्रक्शन कराई है 1 लाख रुपीज से, तो 1 लाख 1 लाख, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखेंगे, इस क्वेश्चन के लास्ट में ना डेप्रिसिएशन लगनी है, ठीक है। तो इसीलिए ये एंट्री थोड़ी सी क्रूशियल हो जाती है, डेप्रिसिएशन लगानी है बिल्डिंग के ऊपर। तो आपके पास बिगनिंग में बिल्डिंग 25 लाख की है, आपने बिल्डिंग 1 लाख की और खरीद ली, ठीक है, या और बनवा ली, तो आपकी टोटल बिल्डिंग अब कितने की हो जाएगी, 26 लाख की हो जाएगी। जो बाद में जब आखिरी एंट्री में डेप्रिसिएशन लगाएंगे ना, तब ध्यान रखना इस चीज को कि बिल्डिंग 25 लाख की नहीं है, 1 लाख की हमने कंस्ट्रक्ट कराई है, तो डेप्रिसिएशन 26 लाख पे लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्डिंग अकाउंट लिख लेना या लैंड एंड बिल्डिंग लिख लेना। नेक्स्ट है पेड इंश्योरेंस प्रीमियम। तो ये मैंने आपको बताया है, जितना इंश्योरेंस प्रीमियम फर्म का खर्च है तो वहां पर लिखेंगे इंश्योरेंस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड। जो भी इंश्योरेंस प्रीमियम लाइफ इंश्योरेंस है या ओनर का खर्चा है तो वहां लिखेंगे ड्रॉइंग्स अकाउंट, ठीक है। तो इनकी जगह दोनों हो जाएंगे डेबिट, खर्चे हैं तो डेबिट, ड्रॉइंग्स तो हमेशा ही डेबिट होते हैं। और पे करें तो मतलब कैश का पे आउट है तो कैश अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, ठीक है। तो स्टॉक वाला ये इंश्योरेंस एक्सपेंस कौन सा है, स्टॉक की इंश्योरेंस 15,000 यहां पर आ जाएगा। ड्राइंग्स हमने करी है सेल्फ वाली 7,000, तो टोटल कैश का पे आउट हो जाएगा 22,000। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, डी पॉइंट में कह रहा है
कि गुड्स जल गए, तो जब भी गुड्स जल गए ये नुकसान है। तो इसकी ना आप एक लैंग्वेज होती है, याद रख लेना, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर। इसकी लैंग्वेज क्या है? लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर अकाउंट। ये लर्न कर लेना, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर अकाउंट डेबिटेड। अब क्रेडिट क्या करेंगे भाई? ये मैंने आपको बताया, जब भी वेयर हाउस में से स्टॉक की क्वांटिटी कम होगी और रीजन होगा अदर देन सेल्स, सेल्स नहीं करी फिर भी वेयर हाउस में स्टॉक कम हो गया, तो आपने क्या क्रेडिट करना है? परचेजेस अकाउंट। ये याद रखना, ठीक है। तो लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर टू परचेजेस 80,000 अमाउंट के कॉलम में लिख देंगे 80,000 दोनों तरफ। अब उसने बोला है इंश्योरेंस क्लेम लॉज्ड, इसी डी पॉइंट में बोल रहा है इंश्योरेंस क्लेम लॉज्ड, मतलब कि इंश्योरेंस कंपनी को हमने इन्फॉर्म करा है कि हमारे गुड्स जल गए। तो इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म करे तो बेसिकली मैं क्या चाहता हूं कि इंश्योरेंस कंपनी ना मेरे को ये नुकसान के पैसे दे दे। मेरा जो 80,000 के गुड्स जल गए, मैं चाहता हूं इंश्योरेंस कंपनी मुझे ये पैसे दे दे। तो मैं इंश्योरेंस कंपनी को अपना डेटर बनाऊंगा। तो इंश्योरेंस कंपनी को डेटर बनाऊंगा, यानी कि मैं इंश्योरेंस कंपनी को अपनी एसेट बना रहा हूं, और एसेट बढ़ने पे होती है डेबिट। मैं ये चाहता हूं इंश्योरेंस कंपनी मुझे फ्यूचर में पैसे दे दे, ये नुकसान के पैसे दे दे। तो क्योंकि फ्यूचर में नुकसान के पैसे मेरे को इंश्योरेंस कंपनी से मिलने की उम्मीद है, तो ये नुकसान हाल फिलहाल के लिए मैं अपना नुकसान नहीं मानूंगा। ये जो इसको मैंने पहले नुकसान मान के डेबिट करा है, अब मैं इसको हाल फिलहाल के लिए अपना नुकसान नहीं मानूंगा। तो लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, ठीक है, क्योंकि मैंने इंश्योरेंस कंपनी से उम्मीद लगाई है कि वो मुझे पैसे दे देंगे। तो मैंने क्लेम फाइल करा पूरे 80,000 का, ठीक है। इसके बाद ई पॉइंट को हम 2 मिनट के लिए स्किप करेंगे, क्योंकि डी पॉइंट कनेक्टेड है एफ पॉइंट से। तो मैं ई पॉइंट इसके बाद करूंगा, मैं पहले एफ करवा रहा हूं समझने के लिए। एग्जाम में पहले ई करेंगे फिर एफ करेंगे, अभी क्योंकि समझ रहे हैं तो अब एफ करेंगे हम पहले, ठीक है, ई बाद में करेंगे। अब नेक्स्ट एंट्री क्या हो रही है कि इंश्योरेंस कंपनी से मेरे को पैसे मिलने की उम्मीद थी, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने मेरे को कितने पैसे दिए? 80% पैसे दिए। मैं उनसे 80,000 मांग रहा था, उन्होंने कितने पैसे दिए? पूरे 80,000 नहीं दिए, उन्होंने दिए हैं जितने मैं पैसे मांग रहा था उसका 80%। तो 80% कितना? 80,000 का। तो इतने पैसे उन्होंने दिए, यानी कि 64,000 दिए। अब आप मेरे को बताओ, 80,000 के गुड्स जल गए, उसमें से 64,000 तो हमारे को इंश्योरेंस कंपनी ने दे दिए। तो रियलिटी में मेरा नुकसान कितना हुआ? तो रियलिटी में मेरा नुकसान हुआ लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर। ये लिखेंगे लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, जो मेरा रियल नुकसान है इंश्योरेंस होने के बावजूद, वो हो जाएगा 16,000 का, क्योंकि गुड्स तो 80,000 के जले। और क्रेडिट यहां पर करेंगे इंश्योरेंस कंपनी को। इंश्योरेंस कंपनी को क्रेडिट इसलिए करेंगे क्योंकि अब ये मेरी डेटर या मेरी एसेट अब ये नहीं रहा, इसने मेरे को पैसे चुका दिए, तो एसेट कम होने पे होती है क्रेडिट, ठीक है। 80,000 पूरे नहीं दिए भले ही, लेकिन 80,000 का हिसाब तो क्लियर हो गया ना। अब मुझे इससे उम्मीद थोड़ी है कि और पैसे देगा, इससे 64 दे दिए, ये मेरा रियल लॉस है, और इंश्योरेंस कंपनी अब मेरा एसेट या डेटर नहीं रहा। तो डी पॉइंट और एफ पॉइंट इंटरकनेक्टेड था, ये मैंने इसलिए पहले करा है। ध्यान से देखो, कोई भी डाउट है पीछे जाकर एक बारी आप फिर से देखो, फिर भी नहीं आ रहा आप कमेंट्स में मेरे से पूछो। अब करेंगे ई पॉइंट, कह रहा है कमीशन रिसीव्ड, तो पैसा आया, ठीक है, तो बैंक अकाउंट लिख सकते हैं, ठीक है। चेक वर्ड होता तो यहाँ पे चेक वर्ड नहीं है, तो बैंक नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे कैश अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिटेड। और कमीशन मिलना फायदे की बात है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, तो कमीशन रिसीव्ड अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। और कमीशन एडवांस में मिलना, देखो एडवांस में कभी भी अगर हमें पैसे मिलते हैं, इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझेंगे, अगर एडवांस में हमें कभी भी पैसे मिलते हैं ना, इसका नेचर होता है लायबिलिटी, इसका नेचर होता है लायबिलिटी। क्यों लायबिलिटी? खुद सोचो, अगर आपको एडवांस मिला, मैं मना नहीं कर रहा, एडवांस मिलना अच्छी बात है, अगर हमें एडवांस मिल रहा है बहुत बढ़िया, हमारे पास पैसे जल्दी आ गए, लेकिन एडवांस मिलने का मतलब है कि आप अब बाउंड हो गए हो कि आपको सामने वाले को सर्विस प्रोवाइड करनी है या प्रोडक्ट सेल करना है, आप बाउंड हो गए। तो थोड़ा सी ना टेंशन हो जाती है कि भाई मेरे को अब इस बंदे का काम करना बहुत जरूरी है, तो एडवांस मिलना लायबिलिटी नेचर हो जाता है। इसी का उल्टा होता है एडवांस पे करना, ठीक है। अगर कंपनी किसी को एडवांस देती है तो ये एसेट नेचर हो जाता है, ठीक है। एडवांस पे करना एसेट नेचर इसलिए हो जाता है कि अब सामने वाला बंदा हमारे लिए बाउंड हो गया, उसको हमारा काम करना ही करना है, तो हमारे को थोड़ा रिलैक्स हो जाता है, ठीक है। तो एडवांस पे करना एसेट नेचर है, एडवांस रिसीव करना लायबिलिटी नेचर है। तो रिसीव करें, हमारे केस में कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस है, तो क्रेडिट करेंगे। लायबिलिटीज हमेशा क्रेडिट होती है, लायबिलिटीज इंक्रीज होने पे क्रेडिट होती है। तो टू कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है। तो आपको कैश कितना मिला है? 25,000 कैश मिला है, जिसमें से 20% है एडवांस, तो यानी कि 5,000 एडवांस है। तो बाकी जो आपने नॉर्मल कमीशन जो आपने अर्न करी है, जो कमाई है, जो अर्न करी है, वो हो जाएगी 20,000। और टोटल डेबिट का और क्रेडिट का क्या आ रहा है? इक्वल भी आ रहा है, ठीक है। तो ये भी हमारा
ई पॉइंट हो गया। एफ पॉइंट हम कर चुके हैं, इसके बाद करेंगे जी पॉइंट। तो जी में कह रहे हैं भाई सैलरीज पेड और साथ में ड्यू भी है। अगर आप सैलरीज पे करते हो तो आपकी जर्नल सिंपल होती है, सैलरी पे करना खर्चा है, तो सैलरीज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, ठीक है, सैलरीज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। कितनी सैलरी पे करी है? 48,000, तो यहाँ लिखेंगे 48,000 और 48,000। इसके बाद इसी में कह रहे ड्यू 22,000, मतलब कि कुछ सैलरी हमने पे नहीं भी करी, तो इसी जी पार्ट में सेकेंड एंट्री क्या आएगी? सैलरी पे करना खर्चे की बात है, तो सैलरीज अकाउंट डेबिटेड, लेकिन क्योंकि पे नहीं करी तो टू कैश नहीं लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट, ठीक है, टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट। कितनी ड्यू है? 22,000, मतलब बाद में पे करेंगे। ये आउटस्टैंडिंग सैलरी क्यों क्रेडिट हुआ? क्योंकि लाइबिलिटी नेचर है ना, कर्जा चढ़ गया, बाद में पे करेंगे। सैलरी आज नहीं दी एम्प्लॉय को तो बाद में पे करेंगे। और सैलरी देना खर्चा है, फर्म के लिए सैलरी देना खर्चा, तो खर्चा एकदम डेबिट होता है। लास्ट एंट्री आ गई इस क्वेश्चन की, डेप्रीसिएशन प्रोवाइड करनी है। डेप्रीसिएशन हमारा एक्सपेंस माना जाता है, तो खर्चों को करते हैं डेबिट, खर्चा देखते ही आपने करना है डेबिट। और क्रेडिट क्या करोगे भाई? डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू एसेट की वैल्यू गिर गई है, टू बिल्डिंग अकाउंट। अब वो बोल रहे 10%, मैं यहां पर आपको समझा दिया था स्टार्टिंग में, 25 लाख की बिल्डिंग हमारे पास पहले थी, 1 लाख का पावर बैक रूम हमने बनवाया है, तो 26 लाख के ऊपर 10% में डेप्रीसिएशन चार्ज करूंगा, तो ये हो जाएगा हमारा 2,60,000 का डेप्रीसिएशन। ठीक है, मैंने दोनों चीजें कंबाइन कर दी है। हो सकता है आपकी टीचर 25 लाख पे लगवा दे, बट मैंने पावर बैक रूम जो है था उसको बिल्डिंग में डाल दिया, तो बिल्डिंग मेरी अब 26 लाख की हो गई, तो 26 लाख का 10% ये हमने डेप्रीसिएशन चार्ज कर दिए। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। बाकी वीडियो अच्छा लग रहा है तो भाई चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसी बुक को नेक्स्ट क्वेश्चन से नेक्स्ट वीडियो में।